आज की डेट में सोशल मीडिया ऐसा एडिक्शन बन चुका है। आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर सोचोगे कि कितना टाइम आप लोग सोशल मीडिया पर देते हो। सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आप लोगों का आता है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जो भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग बात करें कि आप लोग एक बार एक 4 साइज की एक शीट लेना और उसमें लिखना आप लोग बैठकर कि पूरे दिन में 24 घंटे में आप लोग सोशल मीडिया पर कितना टाइम देते हैं, तो आप लोग खुद देखकर उसको हैरान हो जाओगे कि कितना टाइम जो है वो इसमें बर्बाद किया जाता है। और ज़िंदगी में यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है वो है वक्त। अगर कोई इंसान आप लोगों को अपना वक्त दे रहा है तो वो सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ आप लोगों को दे रहा है। पर लेकिन अगर बात करें आप लोग किसको अपना वक्त दे रहे हैं, तो ये भी वही डिसाइड करता है कि आप लोग उस इंसान को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त ही है, और वक्त ही आप लोगों को सिखाएगा कि जिस इंसान को या फिर जिस चीज़ को आप लोगों ने जो वक्त दिया है, क्या वो सही जगह आप लोगों ने लगाया है। क्योंकि आज हो सकता है कि आप लोगों को प्रोडक्टिव लग रहा हो, पर लेकिन रियलिटी में जब गहराई में जाकर आप लोग चेक करेंगे, आप लोगों को लगेगा यार टाइम बर्बाद कर दिया। मैं खासकर बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप लोग किसी भी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर में है जहां पर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लाइफ जो है वो प्रोग्रेसिव वे में नहीं चल रही है, दोनों की लाइफ जो है रिग्रेसिव वे में चल रही है, 24 घंटे लड़ते रहते हैं और कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में हेल्थ बर्बाद करके बैठ गए, करियर तो वैसे ही बर्बाद हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पैमाना है, आप लोगों के लिए चेक पॉइंट है कि भाई साहब रुको, सोचो, आगे बढ़ना है इसको लेकर या फिर यहीं पर रुकना है या कुछ प्रोग्रेसिव लाइफ में करना है। तो अगर प्रोग्रेसिव अगर आप लोग लाइफ में करना चाहते हैं तो तभी होगा जब आप लोग इससे बाहर निकलेंगे। तो हमेशा कोशिश करो यार अपने करियर को बनाने की, वो सबसे शानदार चीज़ है। और सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाकर रखो। जैसे अभी आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में बंदरों को दिखाया गया सोशल मीडिया यूज़ करते हुए। इंसान खुद तो हरकतें कर ही रहा है आज के डेट में, कोशिश कर रहा है कि जानवरों को भी इन सोशल मीडिया पर रील शॉर्ट्स दिखाना स्टार्ट कर दें। आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये आप लोगों के माइंड में जो न्यूरल नेटवर्क है उसको बर्बाद कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, जैसे आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक जो याद रखने की पावर है ना, ये सोशल मीडिया जब आप लोग रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके से न्यूरल नेटवर्क का कनेक्शन नहीं बन पाता है किसी भी चीज़ में। आप लोग पढ़ने बैठे 5-7 मिनट तो इंसान को एक तरीके से उस जोन में आने में लग जाती है। अच्छा, चीज़ें अपने अंदर एक तरह चीज़ें पढ़नी है, अपने अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, पर लेकिन पता चला तुरंत टन टन होने लगी उसमें। कहीं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई फेसबुक का आ रहा है, कोई ट्विटर का आ रहा है, तो इससे आप लोग कभी भी अपने आप को फोकस नहीं कर पाओगे। नोटिफिकेशन कोशिश करो सारे ऑफ करके रखो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों का जो कंसंट्रेशन है उसको भंग करती हैं, और कभी भी आप लोग अपने माइंड को अगर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर किस तरीके से किसी भी चीज़ में आप लोग महारत हासिल कर पाओगे। तो महारत हासिल करने का सबसे शानदार तरीका है अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो। और अपने आप को जिस दिन आप लोगों ने टाइम देना स्टार्ट कर दिया तो इससे बढ़िया चीज़ आप लोगों को कोई सिखा ही नहीं सकता है। आप लोग खुद को एक बार टाइम देना सीखो तो सही, अपनी प्रेजेंस। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, चलिए आज ये एक प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक रूम में बैठना, उस रूम में जो है आप लोगों को बैठना है बस, ठीक है। आप लोगों को अपने माइंड को देखना है कि आप लोगों का माइंड क्या सोच रहा है, उसको छोड़ देना है फ्रीली। और 20 मिनट या फिर 25 मिनट आप लोगों को बैठना है बिना किसी गैजेट को टच किए हुए। आप लोगों को ना मोबाइल को टच करना है, ना किसी से बात करनी है, बस रूम में बैठे रहना है, बस सोचना है, बस मतलब सोचना नहीं, मतलब सोच से फ्री रखना है अपने आप को, बस बैठे रहना, कुछ करना नहीं है, मुझे ये काम सोचना है, नहीं कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल बैठे रहना है। आप लोग देखिएगा अगर 20 मिनट भी आप लोग अपने साथ में बैठे रहते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम लोग अपने आप के साथ में भी टाइम जो व्यतीत करना पसंद नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था एक बार कि मेरा दोस्त आता है मिलने, तो एक बार ये रूम पर तो बोलता है कि यार अकेले कैसे रह लेते हो, ठीक है। मतलब नहीं, इंसान आता है जिसको आदत नहीं है, लोगों के बीच में रहता है हमेशा, उसको लगता है कि तो बड़ा बोरिंग चीज़ है। पर लेकिन यकीन मानो जिसने भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया ना, वो अपनी प्रेजेंस को, अकेलेपन को एक तरीके से इंजॉय करता है, उसको प्रोडक्टिव लगता है, क्योंकि वो उस टाइम पर कुछ प्रोग्रेसिव अपने बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि डेली अपने आप को 20 से 25 मिनट या फिर बोलूँगा आधा घंटा दो, अपने साथ बात करो, तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो इंसान आप लोगों के सामने होगा, आप लोग जिसको शीशे में देखोगे, वो आप लोगों का असलियत में एक तरीके से मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि उस आप लोगों को सबसे बेहतरीन तरीके से जानता है। ट्राई करना, फिर रिजल्ट देखना। शानदार डिस्कशन रहने वाला है, 22 जुलाई है, बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा यहाँ पर, एक तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल होंगे आज के INA के अंदर में, तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने आएंगे जिनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ में रेगुलरली आप लोगों को 2 आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनको जरूर प्रैक्टिस किया करो टेलीग्राम पर, तो इससे आप लोग और भी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। आज की कोटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोली गई है। इसको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर कोटेशन को जो ये होती है इसको एंड में बता दिया करो ताकि याद भी रह जाए जाते जाते कोई नहीं यार, टेलीग्राम पर पोस्ट तो कर देता हूँ सारी चीज़ें।
आप लोग जाकर देखोगे टेलीग्राम पर आप लोग कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एसएलवीपीडिया पर आप लोग जाना तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू न्यू प्रेसिडेंट मिल गई, इनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल जा रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। एक तरीके से आप लोग ज्वाइन करिए एसएलवीपीडिया, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये हो ही गया आप लोगों का, जहाँ पर पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलती हैं। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप हो गया, तो तीनों ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अच्छे से एंजॉय आप लोग कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू कीजिए, ठीक है। शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। अगर बात करें, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो वही बात यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं। एथिक्स में कोटेशन के तौर पर भी बोला गया, हार्ट इज ए वेरी गुड फर्टिलाइजर, एनीथिंग वी प्लांट, लव, फियर, हेट, होप, रिवेंज, जेलेसी, हम लोग जो भी जैसी चीजें लगाएंगे वैसा ही फल हम लोगों को मिलेगा। तो जो आप लोगों ने डिसाइड किया है, जैसा आप लोगों ने लगाया वैसा ही आप लोग काटोगे। और ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोली गई बातें, ये रियलिटी है। अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बॉडी फिट नहीं रहेगी, बॉडी फिट नहीं रहेगी तो आप लोग अच्छे से अपनी ना तो पढ़ाई कर पाओगे ना ही कोई काम कर पाओगे। टाइम से सोना और अगर उठना नहीं है तो इतनी सारी बीमारी आप लोगों को बॉडी में लगने वाली है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं जिंदगी में, ठीक है। तो कोशिश करो कि टाइम से सोना उठना, एटलीस्ट आप लोग 5 से 6 घंटे की नींद आप लोग कम से कम लो, ठीक है। 6 घंटे में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो कि आप लोगों की होनी चाहिए, और काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव चीज़ें इंप्रूव करते हुए भी आप लोग पाए जाओगे। बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर जाकर देखना है। मैप के अंदर में कई बार क्वेश्चन बनता है। बात की जा रही है यहाँ पर सक्जम वैली के बारे में, यानी कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कहाँ पर है ये यूपीएससी क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। वेस्ट ऑफ जो गिलगित बल्दिस्तान, साउथ ऑफ लद्दाख, बोला गया वेस्ट ऑफ अक्साई चीन या ईस्ट ऑफ पैंगोंग सो लेक। ये एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा है अभी, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। तो अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन कौन जो है यहाँ पर इसका सही आंसर दे पाता है। अगर आप लोग सही आंसर दे पाए तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ एक तरीके से आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करके चल रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करो इसको। ये आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है वो नई जानने को मिलेगी, और इसी के साथ में आप लोग समझ पाएंगे आज की डेट में हमारी कंट्री की सिक्योरिटी कैसी है। यहाँ से एक इस आर्टिकल के अंदर आप लोगों को कई सारे आर्टिकल में इंक्लूड करके चलूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव उसके बारे में समझ बढ़े अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में। कई बार ये देखने को मिल रहा है, अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश की गई थी, उस बुक वो एक तरह पब्लिश नहीं है, वायरल भी हुई थी ये बुक। बोला गया द लास्ट वॉर, बोला जा रहा है कि अगर चाइना हमारे साथ में लड़ता है, हमारी और चाइना की लड़ाई होती है, तो चाइना चंद ही घंटों में इंडिया को जो है वो साइड में उठा के रख देगा। क्यों? क्योंकि हम जो हैं हम अपनी तैयारी कर रहे हैं 3 फ्रंट पर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जो चाइना अपनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तैयारी कर रहे हैं 9 फ्रंट पर, ये बोला जा रहा है। यानी कि अगर बात करें, हम काम कर रहे हैं, हमारी जो है आर्मी अच्छी होनी चाहिए, एयरफोर्स अच्छी होनी चाहिए और नेवी अच्छी होनी चाहिए, पर चाइना जो है वो 7 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। यानी कि वो कर रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो कर ही रहे हैं यहाँ पर, इसी के साथ में डीप सी जो वॉरफेयर है, इसी के साथ में आउटर स्पेस में, साइबर स्पेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, स्पेक्ट्रम, इसी के साथ में और भी कई सारी हाइपरसोनिक डोमेन में। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि जब से हमारा चाइना के साथ में आमना सामना हुआ था डोकलाम वाला एरिया में, ये वही डोकलाम वाला एरिया है जहां पर इंडिया और जो चाइना की जो आर्मी है आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये आप लोग लोकेशन देखते हैं एग्जैक्ट यहां पर है। ऊपर तिब्बत आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि चाइना गपचाए बैठा है, और यहां पर आप लोगों को भूटान देखने को मिलेगा, इधर आप लोगों को सिक्किम देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में जो ये वैली है, अगर इसको जूम करोगे तो कुछ ऐसी आप लोगों को दिखाई देगी। तो चाइना जो है वो यहां पर आकर बैठ गया और इस पर्टिकुलर एरिया को बोल रहा है भूटान से छीनकर कि ये एरिया जो है वो मुझे दे दे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। भूटान बोला भाई साहब वैसे ही तुमने एक तरीके से सर काट रखा है, अब हाथ भी काट लो। इधर क्या है, एक एरिया है भूटान का ही, तो वो एरिया भी चाइना ने अपने जो है कब्जे में ले रखा है और बोला है कि ये एरिया मैं तुझे दे दूंगा, तो बस मुझे ये वाला एरिया दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है वो चाहता है कि इंडिया के पास में जाकर यहाँ पर बैठ जाए, तो ये ऐसी हरकतें यहाँ पर करने की कोशिश करता है। तो इसी के चलते यहाँ पर इंडिया ने भी ले जाकर बैठा दी अपनी आर्मी। तो यहाँ पर चाइना और इंडिया की आर्मी जो है काफी हद तक, काफी दिनों तक आमने सामने बैठे रही, तो काफी सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर ये बोला गया कि चाइना जो है वो इंडिया को आज की डेट में अगर बात करें, अगर अटैक करता है तो इंडिया के साथ में ऐसा कुछ है ही नहीं है कि इंडिया उसके साथ में मैच कर पाएगा जरा सी देर में। ये बोला गया कि देखो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि चाइना जो है वो हमसे जरा सी देर में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो है वो ले सकता है, और इससे कोई ज्यादा लॉस भी नहीं होगा चाइना को। चाइना ऐसे लेवल पर आज के डेट में बैठा है।
तो ये बेसिकली जो परवीन जो है इनके द्वारा ये किताब लिखी गई, द लास्ट वॉर, ठीक है। तो ये काफ़ी एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में कई सारे आर्टिकल भी छापे गए यहाँ पर। तो इससे कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि हम लोग आज की डेट में ऐसी सिचुएशन में क्यों आकर बैठे हुए हैं कि चाइना जो है इतने अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, चाइना जो है आज के डेट में यूएसए के साथ में टक्कर दे रहा है। तो 10 दिन नहीं लगेंगे चाइना को हमारी कंट्री की एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि 2 एरिया को छीनने में। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर के स्टेटस लिए बैठा है। और कई बार जब हम लोग बात करते हैं एशिया के अंदर में, तो चाइना को कंपेयर करने की कोशिश की जाती है इंडिया के साथ में, पर चाइना कहता है कि नहीं, इंडिया के साथ में मुझे कंपेयर नहीं करना है, मुझे यूएसए के साथ में कंपेयर करो, क्योंकि यूएसए भी आज के डेट में थर्रा रहा है कि चाइना क्या बन गया है। और ये रियलिटी है, चाइना आज की डेट में एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है कि वो यहाँ पर एक सुपर पावर की कैटेगरी में है और यूएसए के साथ में उसको कंपेयर करके देखा जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ये किताब आप लोगों को पता होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में थी यहाँ पर ये किताब। और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जब से यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एरिया था, डोकलाम वाला एरिया वहां पर डेडलॉक हुआ, तब से लेकर चाइना ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है एलएसी वाले एरिया में भी। एलएसी मतलब लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, उस वाले एरिया में चाइना की हरकतें जो है आज के डेट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर्टिकुलर रीजन में काफी सारे डेवलपमेंट जो है उसने स्टार्ट कर दिए हैं, वहां पर सड़कें बना रहा है, पूरा उसको अपने कंट्रोल में आज की डेट में लिए बैठा है। क्योंकि चाइना को पता है पाकिस्तान जो है आज के डेट में अपना बहुत सारा हिस्सा चाइना को वैसे ही दिए बैठा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो उसमें ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, तो इसके चलते आसानी से उसको इंडियन ओशन के अंदर एंट्री मिल जाती है। और जैसे ही इंडियन ओशन के अंदर एंट्री मिलती है, तो इससे चाइना जो है आसानी से एक तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ में भी और दूसरे एरिया के साथ में भी अपना कनेक्शन यहाँ से बना पाता है, जिसके चलते यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया और ये सारे और इधर यूरोप के साथ में चाइना के पास में ऑल्टरनेटिव रूट हो जाता है। वरना चाइना यहाँ से निकल कर आएगा और यहाँ से निकल कर आते कई बार चाइना को दिक्कतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि ना वियतनाम के साथ में चाइना की ज़्यादा बनती है, ना फिलीपीन के साथ में, और यहाँ पर भी कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो चाइना चाहता है कल को अगर कोई वो हरकतें करे और उसकी बदतमीजी की पराकाष्ठा पार होने के बाद भी उसका रास्ता ना रुके, तो यहाँ पर इंडियन ओशन में इसके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। हमारे लिए क्या दिक्कत है, आप लोगों ने एक वीडियो देखनी है जो मैंने वीडियो बनाई थी पीओके के बारे में, ठीक है। तो पीओके बाई वीर आप लोग सर्च करना, अभी कुछ दिनों पहले ही ये वो वीडियो बनाई थी। आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे कि कल को चलकर अगर पीओके जो है वो हमारे पास में आ जाता है तो हमको कितना फायदा देखने को मिलेगा। सेंट्रल एशियन वाले रीजन में बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा, आसानी से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी हो सकती है, जो कि आज की डेट में यहाँ पर कटी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और पाकिस्तान बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि चाइना को दिए बैठा है आज के डेट में, वहां पर कुछ भी ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को वैसे बता दी नॉर्मल तरीके के एरिया में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर ये भी न्यूज में आया, जब हमारी आईएनएस जो देखिए हमारी कंट्री में जो आज के में होता है ना, क्या बोलते हैं, जो पनडुब्बी होती हैं, ठीक है। पनडुब्बी क्या होती है, ये पानी में नीचे डूब कर चलती हैं। कैसे डूबती हैं और कैसे ऊपर आती हैं ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो नीचे जाएगी। बेसिकली चीज है, आप लोग देखो, अगर नाव में आप लोग बैठे तो नाव में छेद कर दो तो नाव जो है पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, नाव डूब जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर इसमें वेट किया जाता है इसको नीचे ले जाने के लिए, और इसमें अंदर वेट डाला जाता है और फिर यहाँ से इसको हटा दिया जाता है। पनडुब्बी जो है वो पानी के अंदर डूबकर चलती है। और यहाँ पर अगर बात करें, कई तरह की पनडुब्बी होती हैं जो ये पानी के अंदर डूबकर चलती हैं, और खासकर हमारी कंट्री में अगर बात करें तो कोस्टल एरिया काफी बड़ा है। पता चला कल को यहाँ पर चाइना ने पानी के अंदर डुबा कर कई सारी जो है पनडुब्बी यहाँ पर लाकर बैठा दी है, और हमारे ऊपर अगर अटैक करना स्टार्ट करेगा, उधर से यहाँ पर इस साइड से अटैक करेगा, इधर से यहाँ से अटैक होगा और यहाँ से अटैक होगा चारों तरफ से, इधर से यहाँ पर पाकिस्तान उसके अंडर बैठा ही है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग। तो चारों तरफ से हमारे ऊपर चाइना जो है वो अटैक कर सकता है और हम लोग अपने आप को यहाँ पर संभाल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है, खासकर अगर बात करें अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, कि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी जो पनडुब्बी होनी चाहिए ताकि हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर सकें। जो पनडुब्बी है अभी यहाँ पर सिंधु ध्वज जो है वो हमारी यहाँ पर अभी डीकमीशन कर दी गई है। डीकमीशन का मतलब क्या होता है, इसकी जिंदगी पूरी हो गई है, इसको रिटायर कर दिया गया है। जैसे हम लोग नहीं होते हैं कि 60 साल हो गई अब चलो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इनकी भी एक उम्र होती है, उसके बाद में रिटायर हो जाती है। और इंडिया के पास में जस्ट 15 सबमेरीन है, पनडुब्बी जो है बच गई है। मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 7 तो वो हैं जो यहाँ पर किलो क्लास की हैं, ये वो होती हैं। रसिया में इनको इस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उससे हमने ली थी। प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम लोग बोल रहे हैं आगे आने वाले टाइम में अपनी देश में पनडुब्बी का संख्या बढ़ानी है। बोला तो ये जा रहा था कि 2030 तक का हमारे पास में अच्छी खासी पनडुब्बी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा एक टारगेट था यहाँ पर कि अंडर द 30-year-old प्लान, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आने वाले टाइम में 24 के करीब सबमरीन हमारे पास में होनी चाहिए, जिसमें 18 हम लोगों ने बोला था। ये कैसी होनी चाहिए, कन्वेंशनल होनी चाहिए। कन्वेंशनल मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ।
जब भी कोई पनडुब्बी है, अगर मान लीजिए इंडिया के कोस्टल एरिया के आसपास में कोई पनडुब्बी है और पनडुब्बी जो है वो ऊपर निकल कर चल रही है, तो कोई भी उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। पर लेकिन सोचो वो पनडुब्बी जो है वो पानी के नीचे है और वहीं पर ही चल रही है। आप लोग बोलोगे ये पनडुब्बी चलती कैसे है? कई तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए कोई पनडुब्बी ऐसी है जो डीजल से चल रही है, अगर डीजल से चलेगी तो वहां पर वो धुआं निकालेगी, धुआं निकालने के लिए बाहर आएगी क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कई बार बुलबुले छोड़ती रहती है वो पनडुब्बी जब यहाँ पर चलती है, ठीक है। पर लेकिन जब पनडुब्बी जो है वो न्यूक्लियर पावर से एक तरीके चलती है, तो न्यूक्लियर पावर में आप लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जलने के लिए, तो फिर वो कंप्लीटली पानी के नीचे जाकर चलेगी। तब यहाँ पर आसानी से पता भी नहीं चलेगा किसी को कि हम लोगों ने यहाँ पर पनडुब्बी रख रखी है क्या। तो ये जरूरी है यहाँ पर, इसलिए हम लोग अपनी जो सिक्योरिटी से एक तरीके से अपनी जो बॉर्डर है उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो पनडुब्बी काफी ज्यादा जरूरी है, कल को चलकर अगर कोई हरकतें होती है। आप लोगों ने पाकिस्तान की वॉर में भी देखा हो, काफी बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। कई सारी मूवी बनी है इसके ऊपर, आई थिंक मूवी का नाम गाजी है शायद, एक मूवी है, आप लोग देखिएगा, एग्जैक्टली नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें आप लोगों को दिखाया गया किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आज की डेट में बोला जाए तो यहाँ पर नेटो का जो कंट्री है खासकर वो इसको यहाँ पर इस नाम से पुकारते थे। हमारे पास में टोटल मिलाकर बोला जाना था कि 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन होनी थी और हमारे पास में 18 जो है वो कन्वेंशनल, यानी कि टोटल मिलाकर 24 हमारे पास में ये होनी थी। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने 8 जो थी सबमरीन वो आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के तहत, और इसी के साथ में 2 और एक्वायर करी 1998 से लेकर 2000 तक का। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास में सबमरीन की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए थी। पर फिलहाल के टाइम पर हमारे पास में जो है, हमने अभी रिसेंटली एक सबमरीन जो है वो म्यांमार को भी गिफ्ट की थी, म्यांमार की नेवी को, ठीक है। अभी एक सबमरीन जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक सबमरीन जो है ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर डीकमीशन कर दी। तो हमारे पास में अभी कितना जो माल बचा हुआ है वो अप टू द मार्क नहीं है हमारी कंट्री को सिक्योर करने के लिए। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, कल को चलकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सिंधु ध्वज जो है ये यहाँ पर 35 साल अपना काम कर अच्छे खासे लाइफ को एंजॉय कर अभी यहाँ से रिटायरमेंट हो गई है। तो इसी के बारे में आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बातें बता रहा हूँ। जो इंडियन नेवी के अंदर इसको कमीशन किया गया था 1987 में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास में जो 10 सबमरीन थी ये इस पर्टिकुलर क्लास की, अभी यहाँ पर हमारे पास में 8 रह गई है क्योंकि एक डीकमीशन हो गई है, एक हम लोगों ने म्यांमार को दे दी थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ओनली ऐसी सबमरीन है जिसको CNS जो रोलिंग ट्रॉफी को भी यहाँ पर इनोवेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर इसको दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। डीप जो यहाँ पर डीप सबमर्जेंस जो रेस्क्यू जो वेसल्स होते हैं उसके तहत भी यहाँ पर एक तरीके से मतलब चीजों को बहुत ही अच्छे लेवल पर हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। अगर आप लोग इसके बारे में आज के डेट में बातें करते हो, जैसे मैंने बताया यहाँ पर इसको इस नाम से पुकारा जाता है, इसके अंदर काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर बात करें अभी फिलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देखिए किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में फिलहाल जो है न्यूक्लियर सबमरीन हो। अगर आप लोगों को बोला जाए न्यूक्लियर सबमरीन अच्छी क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों को रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाहर से कोई इस तरीके से कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आप लोग इसको ऊपर लाना है। जैसे ऊपर लेकर आते हो आप लोग इसको सामने वाला पकड़ लेगा कि अच्छा यहाँ पर ये सबमरीन है, ठीक है। पर लेकिन अगर ये हमेशा नीचे ही रहेगी तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। और आसानी से यहाँ पर देखते हैं आप लोग इसके नीचे मिसाइल रखी हुई है, आसानी से दागी जा सकती है बाहर अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करता है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी का अगर हनन करने की कोशिश करता है। तो ये जरूरी है। तो कल को चलकर हम लोग को अपने आप को इतना सिक्योर रखना पड़ेगा क्योंकि एक साइड में चाइना है, दूसरी साइड में पाकिस्तान है, तो कल को चलकर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। 2016 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, ये बोला गया कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यूपीएससी में। तो आप लोगों को देखना है यहाँ पर बोला गया कि इसको यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था, ये बेसिकली इनोग्रेट किया गया था हेल्ड इन इंडिया 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। बोला गया वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जो कि इंक्रीज करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो नेवीज हैं यहाँ पर आसपास में इंडियन ओशन की वो मिलती हैं और आपस में यहाँ पर बातें करती हैं, ठीक है। सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो क्वेश्चन बन गया यूपीएससी के अंदर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका सही, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर आंसर इसका आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। टोटल अगर बात करें लिस्ट जो है सिंपोजियम एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं इसको संगोष्ठी, यानी कि एक तरीके का ग्रुप जहां पर विचार विमर्श किया जा सके। तो 2008 में जब इसको स्टार्ट किया गया तो उस टाइम पर 2 साल तक इंडिया जो है वो इसका चेयरमैन रहा, ठीक है। फिलहाल जो है अगर बात करें ये 10 में, फिर 12 में, फिर 14 में, फिर अलग अलग कंट्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर 2 आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके हाथ में इसकी चेयरमैनशिप गई हुई है इंडियन ओशन के अंदर में। तो बेसिक पर्पज इसका ये था कैसे ऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, कैसे हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक तरीके सिक्योर अपने आप को रख सकते हैं। तो 24 ऐसे जो इंडियन ओशन के अंदर जो एरिया है वो मिलकर सामने आए थे 2008 में। इंडिया के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया था, आप लोग बोल सकते हैं कॉन्टेम्परेरी
ट्रांसनेशनल चैलेंज जो भी आ रहे हैं इंडियन जो यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम कनेक्टिविटी के, तो उनको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आसपास में, खासकर इंडियन नेवी जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये किताब हो गई आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन भी हो गया, और कल को चलकर यहाँ पर सबमेरीन के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, जो कि अभी डीकमीशन की गई है, और कितनी कितनी सबमेरीन है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो इस एक आर्टिकल के अंदर मैंने 3 आर्टिकल कवर किए आप लोगों के, ठीक है, ताकि ये कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इनको कवर करते हैं, और ये आज का ही है। यहाँ तो ये बोला गया है कि अभी डेवलपमेंट क्या चला है एलएसी के आसपास में, तो इस तरीके से कोई भी चीज जो है उसको अच्छे से कवर करके चलो, ठीक है, ताकि आगे से कुछ लिखने के लिए आ जाए, आंसर देने के लिए आ जाए, तो आप लोग के माइंड में कोई डाउट नहीं देखने को मिले, ठीक है। तो ये था पूरा इसका आर्टिकल। फीडबैक जरूर दिया करो यार, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो जहां पर भी कोई डाउट होता है, ताकि आगे आने वाले टाइम में चीजों को और अच्छे से इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं हमेशा अपने आप को सेफ रखना सीख जाओ, क्योंकि ये ऐसे वायरस है, कोरोना टोरोना मोरोना सोरोना जोरोना पता नहीं कौन कौन से आने वाले हैं। अपने आप को सेफ रखना सीख जाओ। उसके सबसे आसान तरीके कुछ हैं कि डेली जो है एक बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दो, इसी के साथ में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, प्रॉपर एक अपनी जो है नींद लेना आप लोग स्टार्ट कर दो। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं आप लोग अगर लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आप लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, और इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो बीमारियां जो हैं वो लगने वाली है आने वाले टाइम में भी। अभी यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है मार्बर्ग वायरस के बारे में। तो हेल्थ रिलेटेड इशू जो है जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कंफर्म किया गया कहाँ पर, घाना के अंदर में इसके जो वायरस के जो है लक्षण देखने को मिले कई सारे लोगों के अंदर में। लोकेशन कहाँ है घाना की, अगर आप लोग देखना चाहते हैं एग्जैक्ट, ये आप लोग घाना देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर इसके लक्षण देखने को मिले, ये इबोला की तरीके से यहाँ पर जो कि यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। घाना के अंदर एक लेक है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर लेक वोल्टा, ठीक है। और ये एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है, यानी कि ओपन है यहाँ पर इसका बॉर्डर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो वायरस है जिसको यहाँ पर मार्बर्ग वायरस डिजीज यहाँ पर बोला गया है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आप लोग इसको MVD बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये अभी रिसेंटली जो है बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा सीवियर है, यानी कि जो इंसानों को अगर होता है तो ये मानना है कि लगभग 50% लोग जिसको हो गया ये उनको लेकर डूबता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एबोला की तरीके से है। मार्बर्ग वायरस जो है यहाँ पर जो एक तरीके से फीवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर जिसको बोलते हैं हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का जो ब्लड सेल है वो डैमेज हो जाती है एक तरीके से, और बॉडी में आप लोगों को एक तरीके से बोल सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नली काफी ज्यादा ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है शॉर्ट टाइम में, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो बर्बाद होती नजर आएगी। तो ये यहाँ पर बोला गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि एक नई तरीके के आप लोगों को वायरस देखने को मिलते हैं जो कि बॉडी को इस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं कि उसका जल्दी से इलाज भी ना पकड़ पाए डॉक्टर। इसका जो नेचुरल जो वॉरियर है जो इसको लेकर चलता है एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से जो होस्ट है इसका ये है जिसको बोलते हैं रूसेटा, ठीक है, रूसेटस बोल सकते हैं आप लोग इसको। जो रूटेसट जो फ्रूट्स बैट है जो चमगादड़ है वो यहाँ पर नेचुरली आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो शब्द यूज कहते हैं नेचुरल होस्ट का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं बोलूं कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत भरा पड़ा है, पर लेकिन क्या है मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूं, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखता हूं, उसको बाहर नहीं आने देता हूं। ये क्या हो गया कि मेरे अंदर गुस्सा है, और हर एक इंसान के अंदर होता है गुस्सा। अब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, आप लोग अपने मन को शांत रखते हैं, आप लोग बोल सकते हैं हर एक इंसान के अंदर होता है लालच, पर लेकिन आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। उसको कंट्रोल करके उसको अपने एक तरीके से नहीं उसको बाहर नहीं निकलने देना है। हर एक इंसान के अंदर आप लोगों को आलस देखने को मिलेगा, आप लोग उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करके चलते हैं। तो नेचुरली ये चीज हमारे अंदर है। अब इन्हीं के ऊपर कितना आप लोग कंट्रोल कर पा रहे हो वो है रियलिटी में, उसी को इंसान को बोलते हैं कि अच्छा ये इंसान इस चीज पर कंट्रोल कर पा रहा है। तो वही बातें यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। अफ्रीका में अगर बात करें, ग्रीन मोंकी जो है उससे इंपोर्ट किया गया, इसको युगांडा में पहुंचा यहाँ पर। ये कोई भी चीज देखिए, वायरस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये बड़ा ही इज्जतदार आदमी है, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता है। जब तक आप लोग खुद इन्विटेशन नहीं दोगे तब तक आप लोग के घर भी नहीं आएगा, यानी कि आप लोगों को इसको लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अफ्रीका से जो ग्रीन मोंकी है वो इंपोर्ट किए गए युगांडा, उनके सोर्स के थ्रू यहाँ पर ये इंसान के अंदर पहुंच गया। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसी बीमारी होगी, जूनोटिक बीमारी होगी। कौन है जूनोटिक बीमारी? जूनोटिक बीमारी वो बीमारी है जो इंसानों से जानवरों में नहीं, उल्टा है। याद रखना, ये कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये एक तरीके से जानवरों से इंसानों में पहुंचती है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कई सारी बेसिक चीजें, जहां से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर पहली बार जो डिटेक्ट किया गया 1967 में, ये है मार्बर्ग, इसी के साथ में फ्रैंकफर्ट, कहां पर, जर्मनी के अंदर में, और बल्गेरिया और साइबेरिया
तो कई सारे रीजन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये आराम आराम से फैलता हुआ यहाँ पर नजर आया और दुनिया में आज के डेट में फैल रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं, तो आप लोगों को पता है नॉर्मली कई बार ऐसा रहता है, कई सारी बीमारी तो ऐसी हैं कि स्टार्टिंग में सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 से लेकर 21 दिन के अंदर में ये जो बीमारी है, और फिर आप लोगों को वही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे बॉडी में फीवर होना, मसल के अंदर पेन वगैरह, हेडक होना, वो। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगी, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है जो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर दे रही है। क्या, अगर ये बीमारी हो गई 100 लोगों को, तो ये समझो 50 लोग जो हैं वो गए, यानी कि बचेंगे ही नहीं। जो फेटल रेट है, फर्टिलिटी, एक तरीके से जो मृत्यु दर है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो कि यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। नो अप्रूवल, कोई भी एंटीवायरल, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई वैक्सीन हो, इसके अब तक कोई भी प्रॉपर दवाई नहीं बनी है। और जब तक कोई प्रॉपर दवाई नहीं बनी है, तब तक आप लोग क्या करोगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि एक तरीके से आप लोग का इलाज ही आप लोग का बचाव है। आप लोग को अपने आप को बचा कर रखना है, इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई होगा, फिर अगर किसी को हो गया तो क्या करना है, वही सारी बातें, किसी को जुकाम हो गया तो जुकाम वाली दवाई देनी है, फीवर हो गया तो फीवर वाली दवाई देनी है। तो जैसे भी सिम्टम्स दिखे वैसे उसको मेडिसिन प्रोवाइड करानी है, ताकि उस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि इन चीज़ों के बारे में इंसान को समझकर चलना चाहिए। कल को चलकर हम लोग आनंद फानन में किसी के भी गले पड़ जाते हैं, किससे भी जाकर मिल लेते हैं, कहीं पर भी जाकर कुछ भी खा ले रहे हैं, तो जो भाईचारा है आज के में इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें हो गई हैं कि उस भाईचारे को हम लोग को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ये भाईचारा छोड़ना पड़ेगा सनम। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, तो जिंदगी में आपने आपको सिक्योर रखना है तो कुछ चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। मास्क मत छोड़िए, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इसी के साथ में सैनिटाइजर वगैरह अभी भी यूज़ करना है आप लोगों को। ये मत सोचिए कोरोना गया क्या बिगड़ रहा है, हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा कोरोना। अच्छे अच्छों का बिगड़ गया यार, लाखों लोग चले गए, करोड़ों लोग। हम लोग किस खेत की मूली है। तो अपने आप को अगर सिक्योर नहीं रखेंगे तो फिर लापरवाही तो यार हमेशा इंसान को लेकर ही डूबती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर जूनोटिक बीमारी के बारे में। तो ये काफ़ी एक खतरनाक बीमारी आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है, और इससे रिलेटेड डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों, ये तो आप सब लोगों को पता है, जिस तरीके से हमारा एक रहने का घर होता है, उसी तरीके से जानवरों का जो रहने का घर होता है वो जंगल होता है। पर लेकिन हम डेवलपमेंट के नाम पर आज के टाइम बहुत सारे जो जंगल हैं उनको साफ करते जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम इंसानों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अगर बात करें यहाँ पर, एक टर्म आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसको बोलते हैं यहाँ पर जूनोसिस, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोलते हैं एक ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो एक नया शब्द आप लोगों की वोकेबलरी में यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिसके चलते कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो 6 जुलाई को यहाँ पर वर्ल्ड जो जूनोसिस डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को इसकी रिलेटेड बीमारी के बारे में बताया जा सके कि जानवरों से इंसानों को कई बार बीमारियां फैलती हैं, और अब तक कई सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां आई हैं जो कि लोगों को एक तरीके से बेहद बीमार और इसी के साथ में डेथ भी उसकी कर देती हैं। जैसे इबोला के बारे में आप लोगों ने सुना कई बार, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, वेस्ट नाइल वायरस हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें तो इसको कैसे रोकना है, कैसे डिटेक्ट करना है, और कैसे होने से पहले इसको फैलने से रोकना है, उसके ऊपर हम लोगों को फोकस देना पड़ेगा। सबसे खतरनाक यह है कि जो इसको पैथोजन होते हैं, यानी कि जो इसके कैरियर होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि ये बीमारी फैलाने में सक्सेसफुल हो। अगर बात करूं आज के डेट में, लगभग मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोलो तो 1415 के करीब पैथोजन पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ये वायरस भी हो सकते हैं या फिर आप लोग इनको बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। तो इसमें से 61% अगर कोई है तो वो है जो कि जूनोटिक बीमारी फैलाने वाले। मतलब समझ में आया कुछ? मतलब यहाँ पर ये कि जो बीमारी फैलती है मैक्सिमम आप लोगों को इंसानों के जो इंटरफियर किया जाता है आज के डेट में, जंगलों के अंदर जंगलों को काटा जाता है, उसकी वजह से बीमारी फैलने को देख रही है। इसीलिए इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है, लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर अभी एक ऑल ओवर वर्ल्ड में, और खासकर बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बात की गई कि वन हेल्थ वन वर्ल्ड। और ये कब निकल कर आया कॉन्सेप्ट? वो कहते हैं ना, जब सर पे पड़ते हैं तो इंसान जो है अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट तब निकल के आया जब कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैला। कोविड-19 के फैलने से ये लगने लगा कि यार आज के टाइम बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो जानवरों से इंसानों के अंदर फैल रही हैं। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे चाइना के अंदर बात करें, वो इंसानों को छोड़कर सब कुछ खाते हैं। आप लोगों ने एक बार तो सुना होगा, ऐसी भी न्यूज निकल कर आई थी कि चाइना में इंसानों का भी मांस खाया जा रहा है।
तो अगर इस तरीके से सिचुएशन बनती है तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से एक इंसान को बीमारी हुई, कोई वायरस आ गया, वो दूसरे को फैलेगा। ऐसे ही एक जीता जागता उदाहरण है कोविड-19, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये जूनोसिस जो डे है, ये इसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा इशू बना रहा और ये एक टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो डिजीज है ये कैसे स्प्रेड होती है, या फिर और भी कुछ बातें इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो इससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे और आप लोग इवन यहाँ पर अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाते हैं कि जूनोटिक बीमारी आप लोग क्या समझते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे गए। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जब ह्यूमन जो है और एनिमल जो है ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, और वो कोई भी तरीका हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा हो घर में हम लोग अपने पशु पक्षी पाल के रखते हैं, तो कई बार यहाँ पर उनका सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, या फिर उनकी पोटी हो गई, तो ये सारी चीजें जिसके कांटेक्ट में हम लोग आ जाते हैं उसकी वजह से बीमारी देखने को मिलती है। ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। अगर कोई फल फ्रूट्स खा लिया, आप लोगों ने पुराने टाइम पर सुना के आप लोगों ने, मतलब अगर आप लोग गांव से रहते हैं खासकर, अरे यार अमरूद देखना तोते ने खा रखा है यार, ये बहुत मीठा हो गया है, तोते खाया हुआ अमरूद मीठा होता है, सुना था ना ये। तो मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो वो चीजें तब तक तो सही थी, पर आज के डेट में चीजें अलग लेवल पर पहुंच गई, क्योंकि हो सकता है बेचारा वो तोता किसी डिस्ट्रेस में चल रहा हो, और डिस्ट्रेस में चलने की वजह से कोई ऐसा हार्मोन्स रिलीज कर रहा हो जिसकी वजह से यहाँ पर वो कोई वायरस, कोई बीमारी फैल सके, बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी में आकर दिक्कत क्रिएट कर सके। इसलिए कोई भी फल फ्रूट्स वगैरह बाहर से लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसको धुलना है आप लोगों को, तभी उसको खाना है, बिना धुले नहीं खाना है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट वे में, मान लीजिए कहीं पर कोई जानवर रहता है और वो जानवर वहां पर रहता है, पर लेकिन अब वहां से मूव हो चुका है, और हो सकता है इंसान अब जाकर वहां पर रहना स्टार्ट कर दें, तो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया जो रहते हैं वो पनपते रहते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। मैंने जैसे बताया, मक्खी किसी जानवर के कांटेक्ट में आती है, वही मक्खी घर में आकर हमारे खाने पर, हमारे फल फ्रूट सब्जियों पर बैठती है, उसकी वजह से भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। और सबसे खतरनाक चीज तो ये है, आज के डेट में हम लोग कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी चीज की हम लोग आज के डेट में जो आज अगर बात करें कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है, बोला जाता है कि पकाकर प्रॉपर खाना है। अगर कोई भी आप लोगों को नॉनवेज चीजें खानी है तो ये मिल्क हो गया, अगर किसी जानवर को हो गया उसका दूध पिया जा रहा है, चाहे वो गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इससे भी नुकसान पहुंच सकता है। एग खा रहे हैं अलग अलग चीजों के, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था कि आंट की चटनी खाई जा रही है, कई सारे बच्चों के द्वारा उसके बारे में कमेंट भी किया गया, हाँ सर बहुत टेस्टी होती है, जो उस एरिया में रहते हैं तो टेस्टी होती है, पर लेकिन अगर हो सकता है कि उसके साथ भी कोई बीमारी कनेक्ट हो, तो ये भी एक जूनोटिक बीमारी की कैटेगरी में आ सकती है, तो वहां से जो निकल के आ सकती है। तो ये मैं आप लोगों को एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, वो फायदेमंद है, वो एक सही बात है, पर लेकिन ऐसी भी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाती होती है ताकि ये चीजें जो हैं वो कम हो सके। डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलानी है, और वन हेल्थ वन वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा जो जूनोटिक बीमारी है उसके इंसिडेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बनता है, और ताकि आगे चलकर जूनोटिक बीमारी को होने से रोका जा सके, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली कंडीशन में हम लोग यहाँ पर आ सके। इसी के साथ में अगर आज के डेट में बात करें, इसके चलते जो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर जो जंगल काटे जा रहे हैं और जिसकी वजह से जानवरों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये माना जाता है कि जो चमगादड़ है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ने की वजह से कई सारे ऐसे उसके अंदर जो वायरस पाए जाते हैं वो पनपने लगते हैं, और फिर जब वो उसको बाहर निकालता है तो वो इंसानों को ले डूबता है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये थीम जो रखी गई यहाँ पर, अब की बार जो थीम है, ठीक है, वो अनाउंस नहीं की गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये पुराने साल की ही थीम है जो कि आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने सर्च किया तो यहाँ पर कोई नई थीम जो है वो मिली नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को मिलेगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में जब आप लोग कनेक्ट करेंगे तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 टारगेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तीसरा जो है वो हेल्थ के बारे में बात करता है। और जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हर एक तरीके की हेल्थ यहां पर आ जाती है। तो यहां पर अगर पूछ ले आप लोगों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में जूनोटिक बीमारी जो है वो कहां पर रखी गई है, तो आप लोग बोलेगा कि तीसरे गोल के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लिखने के लिए कुछ आ जाए तो हमेशा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग कि हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसकी वजह से ये चीजें जो है इस तरीके से चेंज की जा रही है, और यहाँ पर इसकी वजह से दुनिया जो है वो साथ में मिलकर आ रही है।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि माइंड में आप लोगों को इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो ये डे नहीं, पूरा एक टॉपिक करा दिया मैंने तैयार आप लोगों का। अगर जूनोटिक बीमारी के बारे में पूछे कोई, कैसे फैलती है, क्या रीजन है, क्या क्या कंडीशन है, कैसे ये इस तरीके से आज के डेट में सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये कॉन्सेप्ट वन हेल्थ, जो वन वर्ल्ड वन हेल्थ वाला जो निकल कर आ रहा है, तो ये सारा एक अच्छा फोल्डर आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए पूछा जाए आप लोगों से, तो भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेगासस वायरस के बारे में जो आर्टिकल अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिलने वाले हैं, कईयों आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे आज के भी न्यूज़पेपर में आप लोगों के सामने 2 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं, मतलब 2 एडिटोरियल है यहाँ पर पेगासस के बारे में, कि पेगासस जो है कहाँ से इशू निकल कर आया, और इसके बारे में अभी यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है रिसेंटली। अभी क्या है यहाँ पर इसका मुद्दा यहाँ पर ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर सुनवाई करने जा रहा है। ये इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर चीजें पूछी जा सकती हैं, यानी कि आगे भी आप लोगों को एडिटोरियल इस पे आते हुए नजर आएंगे। तो एक ओवरव्यू तो अभी आप लोगों को दे देता हूँ इसके बारे में, फिर आगे जब भी इसके बारे में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो और भी कई सारे आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। तो पहले अभी बेसिक इशू जो है वो आप लोग पेगासस के साथ में आप लोग समझ पाओगे, इसके बेस पर फिर चीजें आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले सालों से चलता हुआ आ रहा है, आगे भी चलता हुआ नजर आएगा, ये अभी खत्म ना होने वाला मुद्दा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ में अगर आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, तो आप लोग जो है आगे आने वाले आर्टिकल भी समझ पाओगे, क्योंकि ये रेगुलर ये भी आने वाला है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर कवर कर पाओगे। देखते हैं अभी कई सारे और भी आर्टिकल है, जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है। ये ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो हर लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में तो फायदा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, क्योंकि प्राइवेसी आप लोगों का भी इशू है, ठीक है। तो आप लोगों का भी एक तरीके से लाइफ का हिस्सा है, तो उसके बारे में आप लोगों को सोचना है। दूसरा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऐसे, या फिर आप लोग एथिक्स के अंदर, क्योंकि एक एथिकल इशू बन जाता है, किसी की प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हुआ क्या, अभी यहाँ पर एक पेगासस नाम का वायरस, बेसिकली आप लोग यहाँ पर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में, ये इजराइल की कंपनी है जो यहाँ पर इसके द्वारा डेवलप किया गया। तो ये जो पेगासस वायरस है, ये इजरायली कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, और अभी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिला। ये बोला गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, इवन यहाँ पर जो सीबीआई के चीफ वगैरह हो गए, जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन हो गए, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, उनके खिलाफ पेगासस वायरस को यूज किया गया। ये आखिर गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ, ये जो पेगासस वायरस है, एक एनएसओ ग्रुप करके इजराइल के अंदर, उसके द्वारा ये पेगासस वायरस बनाया गया। और उसके द्वारा ये पेगासस वायरस इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसके ऊपर ध्यान रखा जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। पर हमारी कंट्री में नॉर्मल जनता के खिलाफ यहां पर ये पेगासस वायरस यूज किया गया। तो कोर्ट में कई सारे केस इसको लेकर पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रॉपर वे में हैंडल करने की बात की जा रही है। नॉर्मली क्या होता है, किसी के पर्टिकुलर फोन को हैक कर लेना, उसका सामान चोरी कर लेना, पर लेकिन ये फोन को हैक तो करता है, सामान चोरी तो कर ही सकता है आसानी से, ये उसी के साथ साथ में पूरे फोन को कंट्रोल भी करता है। यानी कि आप लोगों का फोन आप लोगों की पॉकेट में पड़ा हुआ है, तो ये इंसान अगर कोई इसको यहाँ पर पेगासस वायरस उसके अंदर डालेगा, तो उसको अपने हिसाब से बेसिकली कंट्रोल भी कर सकता है। मिस कॉल देकर यहां पर आसानी से ये आप लोगों के फोन में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, और आप लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड मैसेज, जो कैलेंडर में जो इवेंट रखे हुए, हिस्ट्री, इंटरनेट, क्या क्या आप लोगों ने यूज किया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें देखने को मिलेगी। कहीं आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप लोग का माइक ऑन कर आप लोग की आवाज सुनी जा सकती है, आप लोग का कैमरा ऑन कर आप लोग के आसपास का एरिया देखा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर चीजों को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है उस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा जो आप लोगों के फोन में इस पेगासस वायरस को डालेगा। तो ये हर लेवल पर काम करता है, चाहे आप लोग का एंड्रॉइड सिस्टम हो, चाहे आईओएस फोन हो। तो इसके बारे में बातें की जा रही है। तो किस तरीके से एंट्री कर सकता है, एसएमएस, व्हाट्सएप, आई मैसेज, या फिर कोई अननोन वनरेबल कोई कंडीशन है जिसके बेस पर जा सकता है। और ये सारी चीजें, यानी कि सारे ईमेल, फोटो, व्हाट्सएप कॉल, रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट, सारी चीजें यहां पर बेसिकली अपने अंडर में ले सकता है। तो इतना खतरनाक वायरस जब देश के अंदर यूज किया जा रहा है, तो यहां पर कोर्ट्स के द्वारा पूछा गया यहां पर कि इसके बारे में यहां पर एक तरीके से कोर्ट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कोर्ट यहां पर इसमें संज्ञान लिया, और उसके चलते ये आर्टिकल अभी आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, काफी कुछ आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर एक कमेटी अभी बनाई गई है, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिनका नाम है यहां पर आरवी रविंद्रन। कई सारे एग्जाम में इस कमेटी का नाम आप लोगों से पूछे जाने वाला है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये इशू बन गया, गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर बातें चल रही हैं, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब यहां पर ये बेसिकली कमेटी बनाई गई, तो बोला यहां पर यह गया कि एग्जामाइन किया जाएगा प्रॉपर वे में कई सारी चीजों को, ठीक है। तो यहां पर देखा जाएगा कई सारी चीजों को क्या क्या कंडीशन बनी है। तो बोला जा रहा है कि देखिए, अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं ना, तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई सोशल एक्टिविस्ट हो गया, फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, उसी के बारे में आप लोग को यहां पर सोचना है। जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेसी के बारे में, हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, ये जो अपोजिशन है उनके द्वारा भी बोला गया, काफी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। अभी यहां
पर जो जस्टिस रविंद्रन है यहाँ पर वो यहाँ पर चेयर करेंगे। आलोक जोशी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर 1976 बैच के, इसी के साथ में यहाँ पर जो है संदीप ये ओब्रॉय, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को जो कि इसका पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से काफी ये 3 मेंबर की कमेटी रहेगी जो काफी कुछ यहां पर चेक करेगी। एक इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले भी याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के द्वारा भी यहां पर इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, ये था मदन बी लोकुर, ठीक है। तो मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज और इसी के साथ में फॉर्मर हाई कोर्ट के जो जज थे जिनका नाम था यहाँ पर ज्योतिर्मय यहाँ पर भट्टाचार्य है, इन दोनों को मिलाकर जो वेस्ट बंगाल के द्वारा भी कमेटी बनाई गई थी इसी मुद्दे को चेक करने के लिए। तो अभी यहाँ पर ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। तो यहाँ पर इनका बेसिकली क्या क्या ये काम करने वाले हैं अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या डिटरमाइन करेगी। तो पेगासस जो यूज किया गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। पेगासस जो है वो यूज किया गया बेसिकली फोन्स के अंदर में, ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे डिवाइसेस के अंदर में सिटीजन के जो बेसिकली डेटा को, ठीक है, यहाँ पर चेक करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर इसको देखा जाएगा कि यहाँ पर इसका पर्पज क्या था, आखिर क्यों यहाँ पर इसको यूज किया गया है। तो यहाँ पर डिटेल जो विक्टिम्स की जो निकाली गई है, ठीक है, जो पर्सन अफेक्ट हुए हैं उनको बेसिकली उनका एक एनालिसिस किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर कि क्या स्टेप क्या एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए जब उनको पता चला 2019 में कि यहाँ पर ऐसा कोई वायरस यूज किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए। पेगासस जो था क्या गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया, क्योंकि इजराइल की जो कंपनी है एनएसओ ग्रुप वो ये बोलती है कि हम लोग ओनली गवर्नमेंट को ही ये बेसिकली वायरस भेजते हैं, हम लोग ये और किसी को नहीं भेजते हैं, और वो भी टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की ही किसी एजेंसी के द्वारा इसको खरीदा गया और इसकी कॉस्ट इतनी होती है कि एक इंडिविजुअल पर्सन इसको खरीद ही नहीं सकता है। तो इतना ज्यादा इसकी कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर ये बहुत बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी के खिलाफ यहां पर यूज किया जा रहा है, अगर इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज किया जा रहा है तो ये प्राइवेसी का हनन हो जाता है, ठीक है। तो एनी सेंट्रल स्टेट एजेंसी के द्वारा ये इसको यूज किया गया तो उसके बारे में समझेंगे। बोला गया कि इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी अगर इसको यूज कर रही है तो किस रूल के हिसाब से यूज किया गया, किस गाइडलाइन के हिसाब से यूज किया गया, किस प्रोटोकॉल के हिसाब से रूल किया गया, किस लॉ के हिसाब से रूल किया गया। तो यहां पर इसको ये बताना है कि अगर आप लोगों ने ये वायरस यूज किया है तो क्या क्या उसके पीछे पर्पस थे, क्या क्या उसके पीछे तरीके थे जिसके बेस पर आप लोगों ने यूज किया। क्या कोई ऑथेंटिक आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन थी कि हाँ आप लोगों को लग रहा था कि ये लोग टेररिस्ट हैं, कि आप लोगों को उसके लिए यूज करना है, या फिर एनी अदर जो मेजर एस्पेक्ट्स यहां से बन सकता है, इसके ऊपर भी यहां पर ये एनालिसिस काम करने वाला है। यानी कि ये जो कमेटी है ये 7 पॉइंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है, ठीक है। तो काफी डिटेल में यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या यहां पर टर्म ऑफ रेफरेंस यहां पर रहने वाला है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है टू मेक रिकमेंडेशन, यानी कि किन मुद्दों पर ये रिकमेंडेशन यहां पर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि रिगार्डिंग इनेक्टमेंट और अमेंडमेंट ऑफ लॉ प्रोसीजर ऑन सर्विलेंस, यानी कि एक तरीके से सिक्योर इंप्रूव राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग किसी का सर्विलेंस करना है, किसी को चेक करना है कि टेररिस्ट है या फिर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां पर सब लोगों की प्राइवेसी का हनन करेंगे। तो आप लोग को एक लॉ के थ्रू चलना पड़ेगा, रैंडम आप लोग के हाथ में पावर नहीं है, आप लोग किसी को भी जाकर चेक करने लगोगे। ये पहला मुद्दा है। दूसरा बोला गया यहां पर इनहेंस करना है, इंप्रूव करना है साइबर सिक्योरिटी जो लॉ है हमारे देश में उनको, ताकि चीजों को टैकल किया जा सके ढंग से। इंश्योर करना है यहां पर काफी अच्छे से कि राइट टू प्राइवेसी मेंटेन रहे। देखिए हमारी कंट्री में भी राइट टू प्राइवेसी के बारे में काफी अच्छे से मैं आप लोगों से बात करूंगा कि राइट टू प्राइवेसी यहां पर पर्टिकुलर इंसान की उसकी लाइफ के साथ में स्टार्ट हो जाती है और जब तक वो आखिरी सांस लेता है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, तो उसका हनन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। इसी के साथ में बात की जा रही है कि ऑफ द मैकेनिज्म, अगर यहां पर कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको इलीगल सर्विलेंस को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या क्या करा जा सकता है, इसके बारे में यहां पर ये कमेटी रिकमेंड करेगी। इसी के साथ में यहां पर बोला जा रहा है कि सेटिंग करना है यहां पर एक तरीके से वेल इक्विप्ड इंडिपेंडेंट जो एजेंसी होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट कर सके कोई साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट आ रहा है, ठीक है, कोई साइबर अटैक हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, एक तरीके से कोई थ्रेट कोई भी कंडीशन ऐसी देखने को मिल रही है, यानी कि कोई भी अगर यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो उसको एक तरीके से चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी होनी चाहिए जो इसके बारे में चेक करे, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है सिटीजन के, जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती है। आप लोगों को पता है हमारे देश में बीएन श्री कृष्णा कमेटी लाई गई थी जिसके द्वारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ का एक खाका तैयार करके दिया गया था, पर लेकिन अभी उसको लॉ नहीं बनाया गया, अब तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जब तक कोई लॉ यहां पर नहीं आ जाता है तब तक यहां पर प्रॉपर वे में हैंडल करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। तो इसके चलते या फिर कोई और मैटर ऐसा लगता है जो कि यहां पर प्रॉपर होगा तो उसके ऊपर भी यहां पर ये काम करेगी। तो ये जो कमेटी है यहां पर ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखती हुई नजर आएगी जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूं। अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में तो आप लोग को फंडामेंटल राइट देखने
देखने को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो राइट टू फ्रीडम देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक, तो 22 तक। आर्टिकल 22 के और 19 के बीच में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, वो बात करता है बेसिकली राइट टू लाइफ के बारे में। उस राइट टू लाइफ को जब यहां पर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनालिसिस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा 2017 में। वो केस था KS पुत्तास्वामी केस। KS पुत्तास्वामी केस में ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है यहां पर फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा, और जो फंडामेंटल राइट बनेगा ये आर्टिकल 21 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यही यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स में। उसमें पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस आर्टिकल से यहां पर निकाल कर लाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 21 से यहां पर निकाल कर लाएगी। और राइट टू प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो किस आर्टिकल के अंदर में आती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे जो फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। अब आर्टिकल 21 में आखिर रिसेंटली अगर पढ़ूं आप लोगों के सामने जो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 21 से, मैंने पॉलिटी के जब लेक्चर आप लोगों के लिए थे ना सारे, उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल के इनके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर मैंने ले रखे हैं अलग से, तो इसलिए डिटेल में पढ़ाया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं इनको कोर्ट के द्वारा बार बार एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो उन 2 लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, और पॉलिटी को अच्छे से कवर करिएगा। पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं जिनके आसानी से मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 180 से ज्यादा लेक्चर आप लोगों के बने हुए हैं, पॉलिटी आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहां पर आर्टिकल 21 में इसके बारे में बात की जाती है। ये फंडामेंटल राइट है, ये एवरी सिटीजन एंड द फॉरेनर एक तरीके से यहां पर, तो एक तरीके से ये इंसान को ये राइट प्रोवाइड कराते हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी के हिसाब से बात करें। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है इस राइट का हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा अगर इंसान जिंदा रहेगा तो ही सारी चीजें रहेगी ना, उन्हें कहते हैं जान है तो जहान है। इंसान मर गया, अब उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, फ्रीडम ऑफ हेल्थ है, फ्रीडम ऑफ कुछ भी फ्रीडम दे लो, उस फ्रीडम का कोई मतलब रह गया कि जब इंसान ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसको बोला गया हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तभी इंसान की डिग्निटी होगी, जब जिंदा होगा, जब जिंदा नहीं होगा क्या डिग्निटी होगी। अगर बात करें यहां पर चीफ गोल है आर्टिकल 21 का, वो राइट जो बात करता है राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी के बारे में बात करता है। और एक तरीके से स्टेट इसको नहीं छीन सकता, और अगर स्टेट को इसके ऊपर लिमिटेशन भी लगानी है तो एक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ होगा ताकि यहां पर ऐसा कुछ किया जा सके। ऐसा नहीं होगा रैंडमाइज आप लोग कुछ भी अपना स्टेप उठाएं और यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर दें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यार आप लोगों से बेसिकली आर्टिकल 21 के बारे में, तो लगा मुझे आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैंने बताया, आर्टिकल 21 को कवर कर लिया पूरा आप लोगों का, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21 के तहत, तो यहां पर कई सारे केस थे इससे पहले इसको मना कर चुके थे। जैसे कि अगर बात करें 1950 में यहां पर MP शर्मा का केस था, 1960 में यहां पर खड़क सिंह केस था यहां पर ये, ठीक है, KHARA, ठीक है। तो ये केस है यहां पर निकलकर जिसने बोल दिया साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर लेकिन जब आधार कार्ड वाला केस आया जिसको आगे चल के हम लोगों ने KS पुत्तास्वामी केस बोला, ये केस आया 2017 में और उसके द्वारा सारी चीजों को एनालाइज किया गया। क्योंकि आधार जब कार्ड कोई आप लोग बनाते हैं उसके अंदर आप लोग की आंखों की पुतली, ठीक है, आंखों को स्कैन किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स आप लोग लिए जाते हैं सारे, तो काफी कुछ यहाँ पर आप लोग का पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दिखा कि बहुत सारा डेटा था आधार कार्ड का, वो पब्लिक में घूम रहा था उड़ा, ठीक है, तो यानी कि कोई भी वहां पर उसको यूज कर सकता था। तो उसके चलते दिक्कत हो गई, उसी आधार कार्ड पर आप लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं बैंक के अंदर, उसी आधार कार्ड पर आप लोग बेसिकली काफी कुछ चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते वो आधार कार्ड का डेटा सिक्योर रहना चाहिए ना, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बोला गया उस टाइम पर केस पुत्तास्वामी केस के द्वारा कि आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा। तो यहां से ये चीजें निकल कर आई, यानी कि स्टार्टिंग से हमारे संविधान में राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, बाद में इसको ऐड किया गया एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और बता देता हूं, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। हमारे संविधान में अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा मैटर है जो कि संविधान से रिलेटेड है, तो उसके लिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है। नाम ही में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो यानी कि संवैधानिक बेंच आप लोग बोल सकते हैं। किसी भी मुद्दे को चेक करने के लिए संवैधानिक बेंच यहां पर बनाई जाएगी। तो इसी के चलते यहां पर ये जो डिसीजन यहां पर निकाल कर लाया गया था कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना है आधार कार्ड के केस में, तो 9 जज की बेंच यहां पर बनी थी। तो ये 9 जज की बेंच बनी थी यहां पर। नॉर्मली मिनिमम 5 जज होने चाहिए अगर कोई संविधान से रिलेटेड मैटर आप लोग को ये यहां पर चूज करना है। और याद रखिएगा यहां पर हमेशा ओड नंबर होंगे, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से आप लोग को नंबर यहां पर देखने को मिलेंगे। तो क्यों
क्यों? क्योंकि अगर कल को डिसीजन लेना है, पता चला 3 जज एक साइड में सहमत हो गए, 2 एक साइड में सहमत हुए, अगर 6 हो गए तो पता चला 3-3 हो गए, तो डिसीजन ही नहीं आ पाएगा। तो ओड नंबर इसलिए लिखा जाता है कि कम से कम यहां पर इंसान जो है वो डिसीजन दे पाएंगे एक डेमोक्रेटिक वे में। तो मिनिमम 5 जज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके तहत यहां पर ये कमेटी बनाई जाती है, तो आर्टिकल 143 है जिसके तहत यहां पर ऐसी कोई कमेटी बनाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आर्टिकल 145, ठीक है, आर्टिकल 143 जो है यहां पर ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है पब्लिक इंपोर्टेंस में अगर कोई इससे रिलेटेड मैटर है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है यहां पर कोई भी ऐसी बेंच बेसिकली बनाने की जो कि ये मुद्दे देखती है। तो हो गया ना बिल्कुल एक तरीके से डिटेल में क्लियर, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बोला ये जा रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या बोला गया, अभी हमारी कंट्री के अंदर में जब यहां पर ये केस निकल कर आया तो ये बोला गया लगभग टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 50,000 के करीब जो फोन है उनको टैप किया गया। 50,000 में से लगभग 300 के करीब जो फोन थे वो हमारे देश में टैप किए गए, और वो सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनके फोन टैप किए गए बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो बोला यह गया कि 46 पेजेस की जो यहां पर अभी ऑर्डर पब्लिश किया गया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है एनवी रमन, उनके द्वारा बोला गया कि सर्विलेंस किस बेस पर आप लोग कर रहे हैं ये आप लोग को बताना पड़ेगा। तो सेंटर जो है वो यहां से बच नहीं सकता, सेंटर को यहां पर बेसिकली बताना पड़ेगा कि सर्विलेंस उनके द्वारा किया गया नहीं किया गया। अगर उनके द्वारा नहीं किया गया तो किसके द्वारा ये सर्विलेंस किया गया है, तो ये बताना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि अगर ये पता नहीं चलेगा तो आगे भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इंसान की प्राइवेसी यानी कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, और यहां पर ऐसे नहीं जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या फिर डॉक्टर, यही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हर एक कॉमन आदमी, हर एक कॉमन इंडियन सिटीजन, उसकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, और हर एक कॉमन सिटीजन की प्राइवेसी जो है वो यहां पर बेसिकली उसका फंडामेंटल राइट है, तो उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो अगर पेगासस वायरस रियलिटी में व्हाट्सएप के अंदर यूज किया गया तो आखिर क्यों यूज किया गया, किसके द्वारा यूज किया गया, किस लॉ के थ्रू यहां पर यूज किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर निकलने वाली है। तो राइटर एक हिदायत दे रहे हैं बेसिकली यहां पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसको, राइटर एक हिदायत दे रहे हैं यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट को कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए इस कमेटी के साथ में, और जो रियलिटी है वो रियलिटी यहां पर सामने निकल कर आनी चाहिए सबके सामने, जिसके चलते सबको पता चले कि रियलिटी में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। तो उसके बारे में यहां पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेगासस वायरस के बारे में बता देता हूं। मैंने बोला था ना कि 1-2 दिन में इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आएगा, एडिटोरियल, तो डिस्कस कर लेंगे। तो पेगासस वायरस जो है ये एक तरीके से एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर आप लोग बोल सकते हैं, वो नहीं गलत तरीके से बनाया गया सॉफ्टवेयर, गलत माहौल के लिए यूज करने के लिए। तो एक तरीके से दोषपूर्ण आप लोग बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर, जो यहाँ पर एक इजरायली कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, उसके द्वारा 2010 में बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एनएसओ ग्रुप के बारे में। जीरो क्लिक बोला जाता है, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, पहले बोलते हैं लिंक पर क्लिक मत करना वरना वायरस आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग को ये जद्दोजहद देता ही नहीं है, अपने आप ही फोन के अंदर घुस जाता है। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयरिस्ट जो भी थे सबके यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर पेगासस वायरस यूज किया गया। इंडियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपोजिशन के जो बेसिकली जो लीडर थे उनको भी यहाँ पर ताक पर रखा गया। व्हाट्सएप जो है यहाँ पर उसके अगर बात करें 2019 में व्हाट्सएप के द्वारा फाइल किया गया लॉ सूट यहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली यूएसए के कोर्ट में अगेंस्ट द एनएसओ ग्रुप के, कि हाँ ये गलत है, एक तरीके से व्हाट्सएप को यूज करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा इस तरीके की हरकतें करने के लिए। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें भी यहाँ पर की गई। इंडिया के अंदर क्या कोई स्टेप है? जी हाँ, यहाँ पर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हमारी कंट्री में 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है 2017 में लॉन्च किया गया। साइबर स्वच्छता केंद्र है 2007 में लॉन्च किया गया। तो ऐसा नहीं है कि लॉ हमारे देश में नहीं है। साइबर जो बेसिकली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया जिसको I4C भी बोलते हैं। नेशनल साइबर जो क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जिसको CERT आप लोग बोलते हैं। उसी के साथ में लेजिस्लेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2019। तो ये भी यहाँ पर एक्ट है जिसके बेस पर याद रखिएगा। तो पूरा मैंने हर तरीके से, अब इसमें से आप लोग समझ सकते हैं 4-5 आर्टिकल इसके अंदर आ गए, ठीक है। कमिटी ने क्या बताया, कमिटी ने क्या डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है, कौन बनाकर ये करता है, ठीक है। क्या है आर्टिकल 21, क्या यहाँ पर प्राइवेसी कहां से निकाला गया, उससे पहले कौन से ऐसे जो केस थे जिसके बेस पर प्राइवेसी को नकार दिया गया था, प्राइवेसी को पार्ट नहीं बनाया गया। फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस कर ले, किस आर्टिकल के अंदर आता है, क्या क्या बातें। तो डिटेल में पेगासस वायरस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये जो न्यूज है इसमें कोई भी आप लोग कंफ्यूजन होना चाहिए किसी भी तरीके से, पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कंफ्यूजन है तो इसके बारे में जरूर बताना, डिस्कस कर लेंगे। तो जो अब ये आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी है, इसमें अब आप लोगों को देखने को मिलेगा 29 फोन जो है वो यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर से टेस्टेड पाए गए हैं। बेसिकली इनके ऊपर इसको यूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर बनाई थी उसमें ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है।
तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की गई थी RV रविंद्रन के द्वारा, तो जो कि यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ इसके अंदर नजर आएगा। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं अच्छा खासा टाइम लेने वाला हूँ और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। GS पेपर 1 और इसी के साथ में एंसेंट हिस्ट्री के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। करंट प्लस स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे लंबे समय तक भी आप लोग इसको याद रख पाएंगे। रिसेंटली कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर आगे कोई एग्जाम दोगे तो वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हुआ क्या, यहाँ पर आप लोगों को एक साइट देखने को मिलेगी हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसका नाम है यहाँ पर राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जो साइट है जो यहाँ पर कई बार न्यूज में भी रहती है, यहाँ पर जब खुदाई करते हैं तो रिसेंटली अभी यहाँ पर जब खुदाई के टाइम पर यहाँ पर तो ये फिर से यहाँ पर न्यूज में आ गई है। इस साइट के बारे में तो मैं आप लोगों से बातें करूंगा ही करूंगा। इसके चलते यहाँ पर हम लोग हड़प्पा के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर जानेंगे, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो राखीगढ़ी कहां पर है, तो ये अगर आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं हिस्ट्री का, तो उसमें तो आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंशन करने के लिए, इवन मैप के अंदर भी आप लोगों को बताइए यहाँ पर कि कहां पर ये लोकेटेड है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसके अंदर जब खुदाई की गई तो कई सारी स्ट्रक्चर यहां से निकल कर आई और एक तरीके से इसको ज्वेलरी मेकिंग यूनिट का नाम दिया जा रहा है कि यहां पर हो सकता है कि पुराने टाइम पर ज्वेलरी बनाई जाती थी, तो उसके बारे में बात की गई। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके चलते यहां पर लगभग 3 महीने का लॉन्ग फेज एक्सकवेशन का यानी कि एक तरीके से खुदाई का प्रोग्राम यहां पर चला और उसको अभी कंप्लीट किया गया है। तो 3 महीने की खुदाई के बाद में यहां पर ये कंक्लूजन इनके द्वारा निकाला गया है। तो हवा में बातें तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम एक प्रॉपर स्टडी के थ्रू यहां पर ये बातें की जा रही हैं। और ये जो स्टडी की गई यहाँ पर आप लोगों को कई सारे कॉपर के गोल्ड ज्वेलरी, इसी के साथ में टेराकोटा टॉयज, ये सारी चीजें यहाँ से देखने को मिली। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी और कई सारी सील, जैसे ठप्पा लगा देते हैं, सील लगा दी कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है। तो पुराने टाइम पे जब व्यापार किया करते थे तो ठप्पा लगाया करते थे, तो इस तरीके कई सारी सील्स भी यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर अभी आर्कियोलॉजिकल जो साइट है यहाँ पर राखीगढ़ी के अंदर, ये लोगों को भी एक्सेसिबल की जाएगी ताकि लोग जो है इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंड कर सकें और फ्यूचर में विजिटर के लिए इसको फ्रेंडली बनाने की भी कोशिश की जाएगी ताकि लोग जो है हिस्ट्री को जान सकें। यहाँ पर DNA सैंपलिंग के लिए भी कई सारी चीजें कलेक्ट की गई हैं। खासकर अगर बात करें तो लोगों के स्केलेटन जो होते हैं, यानी कि स्केलेटन के बारे में बात की जाए तो आप लोग कुछ ऐसे कंकाल देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंकाल है यहाँ पर ये सारे निकाले गए, क्योंकि ये स्केलेटन जो होते हैं इनसे पता लगाया जा सकता है इंसान के बारे में कि किस तरीके की इंसान की स्ट्रक्चर हुआ करती थी। कई सारी चीजों का पता यहाँ पर चल जाता है। ठीक है, उस टाइम पर हिस्ट्री कैसी हुआ करती थी। तो बेसिक ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक एक तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है जो पुराने टाइम की प्रॉब्लम है, ताकि हिस्ट्री को और ज्यादा रिफाइंड हम लोग कर सकें, और ज्यादा रिफाइंड वे में हम लोग हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकें कि उनकी फूड हैबिट कैसी हुआ करती थी, क्या क्या वो लोग खाया करते थे। ठीक है, तो पुराने टाइम पर यहाँ पर क्या क्या चीजें थी उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट एक स्टार्टिंग में टॉपिक निकल कर आता है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो कहीं खुदाई के बारे में बात की जाती है, कहीं किताबों के बारे में बात की जाती है, कहीं आप लोगों को किसी शिलालेख के बारे में बातें की जाती है। तो ये हिस्ट्री के सोर्सेज हैं जहां जहां से हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, वरना कोई कहानी थोड़ी ना सुना रहा आप लोगों को आके कि हिस्ट्री में ये चीज थी, हिस्ट्री में ये चीज थी। ये सारे कोई ना कोई सोर्सेज हैं जिसने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, इनको किताबों में लिखा है, कहीं ना कहीं खुदाई में मिले हैं, किसी के द्वारा कहीं पर किसी दीवार पर उकेर दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो ये हिस्ट्री का पार्ट होता है और जैसे जैसे हम लोग की चीजें पता चलती रहती है वैसे वैसे हिस्ट्री जो है चेंज होती रहती है। जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, हिस्ट्री भी चेंज होती है, वैसा जैसे जैसे आप लोगों को चीजों का पता चलता रहता है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर इस साइट का देखना चाहेंगे तो ये राखीगढ़ी आप लोगों को हिसार हो गया, यहाँ पर ये हरियाणा हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट ये लोकेशन आप लोगों के सामने राखीगढ़ी साइट की। ये पहले इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी, रिसेंटली अभी कुछ ज्यादा फेमस हो गई है। जब यहाँ पर 1997 में इनका नाम था यहाँ पर अमरेंद्र नाथ, ठीक है, तो अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, तो उस तरीके से याद रख लेना। ये फॉर्मर डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इनके द्वारा खुदाई की गई, काफी डिटेल में यहाँ पर चीजों का पता लगाया गया और उससे फिर चीजों को आगे अंडरस्टैंड किया गया, तो वहां से चीजें काफी ज्यादा सामने निकल कर आई। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसके हेड थे, तो यहाँ पर इसके चलते काफी आसानी से इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल पाए। राखीगढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पा साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो इसके चलते भी इसकी इंपोर्टेंस जो है वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बढ़ जाती है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो इसके चलते लोग जो है और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज हो चुकी है आज की डेट में। अगर बात करें सबसे पहले तो ये याद रखिए कि 5000 साल पुराना है भाई साहब ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं। तो इसके चलते हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि आज की डेट में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस एरिया में लोग रहते हैं आज के डेट में, हम लोग उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं।
जो यहाँ पर रिवर के बारे में बात की जाती है, तो ये रिवर आप लोग याद रखिएगा, ये साइड जो है ये है सारा, ये है बेसिकली, देखिए आप लोगों से क्या होता है, अभी आप लोगों में कई सारी रिवर के नाम बताऊंगा और फिर यहाँ पर इनको मैच करके भी हम लोग देखेंगे, जो कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर तो अभी आप लोगों को एक रिवर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, सरस्वती रिवर का प्लेन जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लगभग घाघर रिवर से यहाँ पर 27 किलोमीटर आप लोगों को दूर नजर आएगी। पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बन चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर पर है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो आप लोगों को इजिप्ट के अंदर जो देखने को मिलती है वो नाइल रिवर पर बसी हुई है। इसके पीछे एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, मेसोपोटामिया जो है यहाँ पर ये टिग्रिस या फिर इसको यूरोफेट रिवर भी आप लोग बोलते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है ये हुआंग जो हो रिवर है उसके किनारे पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए सिविलाइजेशन जो थी पुराने टाइम पर जब यहाँ पर लोग जाकर बसे थे वो किन एरिया में जाकर बसे थे, वहां जहां पर पानी होगा, क्योंकि पानी होगा तो अपनी डे बाय डे की जो जिंदगी है वो पूरा कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने मोहनजोदारो नाम की मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, अगर हाँ तो बताइए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो नदी के किनारे बेसिकली रहा करते थे, ठीक है, उसके ऊपर बांध बनाया वो सारी चीजें, और उसके बाद में गंगा के किनारे जाकर बसने लगे थे। तो ये सारी चीजें उसमें मूवी के अंदर दिखाई गई है। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर ये होता था नदी के किनारे रहने का कि उनकी सारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम लोग कर पाते थे। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज जो फंड है उसने डिक्लेयर किया कि राखी गढ़ी जो है वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट है एशिया के अंदर, मतलब वो साइट जो कि खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कहीं पर एक टूटी फूटी कोई स्ट्रक्चर है और वहां पर कोई इसका ध्यान नहीं रख रहा है, लोगों ने क्या किया, एक दो ईंट उठाकर ले गए, कोई और कुछ उस स्ट्रक्चर उठाकर ले गया, कोई कुछ ले गया, तो देखते ही देखते वहां पर कई सारी ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली में से खत्म हो चुकी है। ये खुद यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर हुआ करती थी वो खत्म हो चुकी है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो प्रोटेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना चीजें जो है वो खत्म होती चली जाती है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। जब से यहाँ से खुदाई करना स्टार्ट किया आप लोग देखते हैं 1997 से, तो ये सारी चीजें यहाँ से मिल चुकी है। कहीं आप लोगों को यहाँ पर माउंट्स यानी कि जो कई सारे ऊंचे ऊंचे टीले आप लोगों ने रेत के या फिर किसी चीज के स्तूप आप लोग बोल सकते हैं वो देखने को मिलेंगे। कई सारे डेट बैक यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6000 7000 साल पुरानी, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। कई सारी सील्स आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि उस टाइम पर यूज की जाती थी। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे मार्बल वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कई सारी पक्की ईंटें देखने को मिलती हैं, व्हील के काट, टॉयज, खिलौने वगैरह, ड्रेनेज यानी कि पानी का सिस्टम। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई साहब ये है क्या, यानी कि हवा में किसी को नहीं पता है, लोगों ने इसके बारे में स्टडी की, पढ़ा, खोजा, तब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि आखिर रियलिटी में बैकग्राउंड क्या है। उसके बेस पर हम लोग चीजों को आगे कनेक्ट कर पाते हैं। कई सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नाम सुना है हम लोगों ने, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी नाम सुना है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है यार, ये तो बता दो एक मिनट। इसमें डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। नॉर्मली क्या होता है आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिसके बारे में हम लोग जानते हैं ना, घर में कोई बड़ा इंसान है वो फेमस है कि ये ना फुलाने के परिवार से आते हैं, ढिमकाने के परिवार से आते हैं, एक बाबा दादा का कोई ताऊ जी का कोई नाम था तो उसके हिसाब से चीजें चलती रहती हैं, तो उसी के नाम पर चीजें आप लोग देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ऐसे ही यहाँ पर चली। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो फर्स्ट साइट थी जिसकी खुदाई की गई 1921 में यानी कि 1921 में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, दयाराम साहनी जी थे जिनके द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी 1921 में। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये बेसिकली सबसे पहली साइट थी जिसके चलते यहाँ पर इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बनता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि याद रखिएगा। इसी के साथ में अगर बात करें, ये जो है सिविलाइजेशन इसको ब्रोंज एज भी हम लोग बोलते हैं। ब्रोंज एज मतलब यानी कि तांबे वाली एज, क्योंकि यहाँ पर कॉपर प्लस स्टोन, इसीलिए इसको यहाँ पर बेसिकली चालकोलिथिक भी बोलते थे, क्योंकि Cu और प्लस स्टोन यानी कि पत्थर यहाँ पर देखने को मिलता था। तो ये देखने को मिलेगा। ब्रोंज सिविलाइजेशन इसको बेसिकली कॉपर की वजह से बोलते थे। तो ये इसके सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें भी अगर बात की जाए आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। इसको जब बात करते हैं IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो सुतकोंड्रा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी आज के में, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो उस साइड में आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में जब बात करते हैं आलमगीर, तो यूपी में आप लोग को देखने को मिलेगी ईस्टर्न साइड में। इसी के साथ में दायमामाद महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी साउथ में। मांडा ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी नॉर्थ में। आखिर मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूं कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसका बेसिक पर्पज क्या है बताने का। इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये कि अगर पूछे आप लोगों से कि नॉर्थ में सबसे ऊपर आखिरी की कौन सी साइट है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो मांडा बोल देना आप लोग क्वेश्चन में, और वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ईस्ट में सबसे बड़ी साइट कौन सी यहाँ पर सबसे ज्यादा ईस्ट में, तो ये आलमगीर यूपी के अंदर में। तो ये आप लोगों से कई बार पूछी जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर सुतगेंद्रो के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के अंदर में।
और सेम बात आप लोगों को देखने को मिलेगी दाइमाबाद। दाइमाबाद आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप लोग इसको ऐसे रखेंगे तो इससे कईयों बार क्वेश्चन बन चुके हैं इसको मैच करने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बताया। ठीक है, तो आप लोग अगर यहां पर इसको समझ पाते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेसिक चीजें जो है आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लियर होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जहां से कईयों बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग बात करते हैं स्टोन एज के बारे में, तो यहां पर बेसिकली हम लोग बात करते हैं कई चीजों के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक जो एज होती है यहां पर, इसमें आप लोग को स्टोन का यूज देखने को मिलता है। स्टोन का यूज करते थे यहां पर एक तरीके से लोग, और फूड को गैदर किया करते थे इधर उधर घूम घाम कर। और इसी के साथ में यहां पर इसी टाइम पर जो यहां पर फायर यानी कि आग का इन्वेंशन किया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसके बाद में जब आप लोग आगे चलोगे थोड़ा सा, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा मीजोलिथिक एज। तो जो मीजोलिथिक एज हुआ करती थी उसमें हम लोग ट्रांजिशन के फेज में आए, यानी कि स्मॉल स्टोन यूज करने लगे। पहले बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, अब उन पत्थरों से हथियार बनाने लगे। ठीक है, और इसी के साथ में ट्रांजिशन फेज क्यों बोला गया इसको, क्योंकि पहले हंटर और गैदरर हुआ करते थे, अभी यहां पर फार्मिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि खेतों में कुछ चीजों को उगाने लगे। और जब इंसान खेतों में चीजों को उगाना स्टार्ट कर देता है तो उसकी जिंदगी जो है स्टेबल हो जाती है, क्योंकि खेती एक जगह करेगा वहां पर, तो घुमक्कड़ वाली जिंदगी जो है वो यहां से खत्म होना स्टार्ट होने लगी। और जब यहां पर तीसरे फेज में आप लोग पहुंचेंगे जिसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, तो यहां पर सबसे जो बड़ा आविष्कार हुआ वो था पहिए, यानी कि एक तरीके से यहां पर व्हील का आविष्कार, और इसकी वजह से दुनिया चेंज हो गई। पहले आप लोग समझिए एक चीज से किसी चीज को आप लोग रगड़ कर खींच कर लेकर जा रहे हैं तो जिंदगी कितनी टफ थी। अब यहां पर पहिए लगा दिए गाड़ी के अंदर में और उसके ऊपर रखकर चीजों को आसानी से ले जा रहे हैं। पहले लोगों को आने जाने के लिए भी काफी दिक्कतें होती थी, ज्यादा सामान खींचने में दिक्कतें होती थी। अब वो जिंदगी इतनी आसान हो गई जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं आज के दिन में ट्रेन, हवाई जहाज जो उड़ता है पहले पहिया पर दौड़ता है। ठीक है, गाड़ियां चलाते हैं आप लोग, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, इवन बैग भी कहीं लेकर जाते हैं ट्रॉली, तो आप लोग उसमें नीचे पहिया देखते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा नियोलिथिक एज में यहां से निकल कर आया। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली कैल्कोलिथिक एज। तो कैल्कोलिथिक एज में यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली जिसमें यहां पर जो कॉपर प्लस स्टोन का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने याद किया था उस टाइम पर, एक्रोनिम बनाया था। तो यहां पर इसको याद रखते हैं आप लोग पीएम। ठीक है, पीएम हो गया, इसी के साथ में एनसी। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी आप लोग याद रखते हैं जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। जैसे कि कई बार आप लोग बोल देते हैं कि एक तरीके से कि ये यहां पर जैसे नेशनल कांग्रेस बोल दिया। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे मत बोलना कि हाँ सर कांग्रेस को वो कर रहे हो। ठीक है, कई बार कई सारे आप लोग बोलते हैं, तो पीएम जो है नेशनल कांग्रेस के, ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था यहाँ पर उस टाइम पर जो थी यहाँ पर मनमोहन साहब की बेसिकली गवर्नमेंट थी, तो मैंने जब इसको सबसे पहली बार मैंने हिस्ट्री को उठाकर पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर याद रहता है ये। तो यहाँ पर उस टाइम पर कि हाँ नेशनल कांग्रेस के जो है बेसिकली पीएम है यहाँ पर मनमोहन सिंह साहब, तो उस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने का एक एक्रोनिम हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली यार एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग जाकर बैठो। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ और बातें मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे हड़प्पा के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। हड़प्पा जो है नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर देखने को जो मिलती है, काफी सारी इसका बड़ा पोर्शन आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और ये जो किस रिवर के ऊपर आती है, तो ये रवि रिवर के ऊपर आती है। ठीक है, तो ये कई बार रिवर मैच करने के लिए आ जाता है। इसी के साथ में मोहनजोदारो, जो कि मैंने मूवी का भी नाम आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये सिंध यानी कि आप लोगों यहाँ पर सिंध, और इसी के साथ में लरकाना, ये भी पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इंडस जो बेसिकली रिवर के ऊपर आप लोगों को नजर आती है। ठीक है, चानीदारों के बारे में बात करेंगे तो वो भी आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंध के अंदर इंडस रिवर के अंदर आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर कालीबंगा के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कालीबंगा काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी जो राजस्थान के अंदर में, और घाघर रिवर। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर और घाघर रिवर के किनारे आप लोगों को नजर देखने को मिलेगी। लोथल के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लोथल। ठीक है, लोथल में राइस पाए गए थे सबसे पहले, चावल। ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अहमदाबाद के अंदर में, और ये कहां पर है, गुजरात में। और ये साबरमती रिवर के किनारे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आलमगीर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी मैंने डिस्कस की। मेरठ में उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यूपी के अंदर में। और ये हिंडन रिवर
जो है बेसिकली उसके किनारे पर आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर बताए जो कि कईयों बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैच करने के लिए आ जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और कोई क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे पाओगे। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो बताई गई हैं, ये पीडीएफ आप लोग जरूर ले लेना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये आप लोगों को रिवीजन कर कर चीजें जो है वो कम से कम याद रखनी है, ठीक है। अभी यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो ब्रोंज एज यहां पर बोलते थे, जिसको बेसिकली चालकोलिथिक एज मैंने बताया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन 1920 में, 1920s में यानी कि 1921 में खुदाई स्टार्ट की गई दयाराम साहनी जी की अध्यक्षता में, और फर्स्ट सिटी यहां पर हड़प्पा रखी गई, जिसके चलते इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन बना। 1924 में यहां पर जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उनके द्वारा अनाउंस किया गया यहां पर कि ये भाई साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर के आसपास में फैली हुई यहां पर ये सिविलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके नाम पर इसका नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। तो ये जो भी बातें अभी आप लोगों को बताई गई हैं, ये सारी साइट जो है वो आप लोगों के लिए पीपीटी के अंदर भी इसलिए डाल दी गई हैं ताकि आप लोग आसानी से इनको याद रख सको। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, और इनको थोड़ा सा नजर रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। बेसिक पर्पज मेरा ये रहता है। सारी बातें जो मैंने भी आप लोगों को बताई, एक तो यहाँ पर ये वाली बातें और एक ये वाली बातें कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन सा है, ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों के सामने है यहाँ पर। इसी के साथ में अर्ली फेज है यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में मेच्योर फेज बोला जाता है, और फिर लास्ट का फेज जो रहता है। तो इसमें अर्ली फेज में आप लोगों को यहाँ पर ये वाली चीजें देखने को मिलेगी, मेच्योर फेज में आप लोग को ये वाला एरिया, और फिर यहाँ पर जो लास्ट वाला फेज होता है लेट में, ये वाला मैप। तो ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से इससे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल को सुना है। अब कितना अच्छे से सुना है वो तो पता चलेगा जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर कितने अच्छे से आप लोग कर पाते हो। तो एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने बताया कहां कहां से क्या क्या चीजें निकाली गई है, राखी गढ़ी के बारे में सारी बातें बताई, कुछ मैंने सोर्स वगैरह भी आप लोगों को यहां पर बताए, क्या क्या मुद्दे यहां पर मिले हैं उसके बारे में भी एक आइडिया आप लोगों को दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, और इसी के साथ में कौन कौन सा टाइम ड्यूरेशन है वो बताया, किस नदी के किनारे पर कौन कौन सी साइट पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस किया, इसी के बारे में बेसिक चीजें जानी, और ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाई। अब यहां पर मैं आशा करता हूं क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से कर पाओगे। मैं पहले दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, और यहां पर यूपीएससी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया। दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोग चीजों को समझ पाओगे कि यूपीएससी कैसे एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, उसी की स्टेटमेंट को घुमाकर आगे भी किसी न किसी क्वेश्चन में डाल देता है, जिससे कि आप लोगों को यह बोलता जाता है कि इसीलिए यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो यहां पर बात की जा रही है, पहले समझते हैं बात की जा रही है किसके बारे में, ये इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है उसमें बोला गया है कि कई सारे टेम्पल्स वगैरह देखने को मिला करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह देखने को मिला करते थे। दूसरा बोला गया वर्शिप जो थी वो मेल और फीमेल दोनों डाइटीज की जाती थी, यानी कि दोनों देवताओं की, जिसमें मेल भी थे और फीमेल भी थे। तीसरा बोला गया है यहाँ पर हॉर्स थे जो कि चैरियट को ड्रोन किया करते थे बेसिकली, यानी कि बेसिकली बात की जा रही है कि एक तरीके से जो वारफेयर था, यानी कि जो युद्ध के ग्राउंड थे उनमें घोड़े यूज किया करते थे रथों को खींचने के लिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 और 3, 1 2 3 और नन ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को बताना है। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसी बहाने से, फिर आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में। अभी बात की जा रही है ऋग्वेद के बारे में, यानी कि ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस जो वैली है उसके लोगों के बारे में यहां पर डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर क्या बोला गया कि ऋग्वेदिक जो आर्यंस थे वो कोट वगैरह, यानी कि जो कवच वगैरह नहीं होता है एक तरीके से, वो यूज किया गए थे, हेलमेट्स वगैरह यूज किया करते थे जो एक तरीके से लड़ाई के टाइम पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं इनके द्वारा। एक तो स्टेटमेंट ये बोली गई है। दूसरा, ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बारे में जानते थे, जबकि इंडस वैली में जो लोग थे वो ओनली कॉपर के और आयरन के बारे में जानते थे। तीसरा बोला गया कि ऋग्वेदिक आर्यन जो है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यन जो है वो डोमेस्टिकेटेड करते थे हॉर्स को, जबकि यहां पर कोई एविडेंस ऐसा नहीं देखने को मिलता है इंडस वैली के लोगों के टाइम पर कि वो हॉर्स जैसे किसी एनिमल से यहां पर कनेक्टेड थे। अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप लोग अब पहले वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहां पर क्या बोल रखा है, दे इंप्लॉयड हॉर्स ड्रोन द चैरियट एंड द वॉरफेयर। तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े युद्ध होते थे, इसका मतलब तो पर, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में आगे चलकर बोल दिया कि यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं था, कि ये हॉर्स के बारे में जानते भी थे। इसी के साथ में यहां पर क्या बात कर दी कि यहां पर एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि बड़े बड़े लड़ाई किया करते थे, बड़े बड़े घोड़े वगैरह। यहां पर देखिए बोल दिया कि कोई भी यहां पर ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं
कि यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ चीजें रखा करते थे, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को दो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया और 2017 में देखा गया, और दोनों में सिमिलैरिटी देखो आप लोग क्वेश्चन में। तो इस तरीके से बोला जाता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने चाहिए। आप लोग टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे तो आगे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो, जिसने भी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आंसर बताता हूं, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट? वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया करो। इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, बाकी की दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहां पर ये ना तो यहां पर कोई भी ग्रेट प्लेसेस थे, टेंपल, बड़े बड़े कोई मंदिर वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, और यहां पर हॉर्स का भी बेसिकली यहां पर इनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिया और 2017 में आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन आप पेपर देने बैठे, तो यहां पर अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यहां पर सी है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी क्या बोला गया यहां पर बोला गया है बेसिकली, क्या बोला गया है? ये बोला गया कि ऋग्वेद के जो आर्यंस थे वो बोला गया है, जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो गोल्ड सिल्वर इन सब चीजों के बारे में जानते थे, पर इंडस वैली नहीं। भैया वो भी जानते थे, ऐसा कैसे हो गया कि ये नहीं जानते थे? उनको भी कई सारी चीजों की नॉलेज थी यहां पर, ऐसा नहीं है कि यहां पर इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो ओनली कॉपर और आयरन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये अलग से भी क्वेश्चन यहां पर पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर में। इनको बेसिकली आयरन के बारे में कोई, यानी कि लोहे के बारे में इनको कोई खबर नहीं थी। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रोंज, मेटल ये सारे जानते थे यहां पर, तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सारी इनको पता थी, पर लेकिन लोहे की याद इनको नहीं था, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखते हैं, अभी मैंने बोला कि ये घोड़ों को डोमेस्टिकेटेड नहीं करते थे, उसके बारे में अवेयर नहीं थे यहां पर, नॉलेज ही नहीं थी यहां पर, तो सीधी सीधी स्टेटमेंट दे रखी है यहां पर। तो इस तरीके से पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे, पर लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर को ढंग से देखना पड़ेगा। यूपीएससी आप लोग के दिमाग से खेलती है, और आप लोग एक बार समझ गए तो फिर सारी चीजों का सोल्यूशन निकल जाएगा आगे समझ में। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आप लोग पकड़ पाए होंगे अच्छे से, तो कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। बाकी एक आर्टिकल आप लोगों को मोंकी पॉक्स के बारे में देखने को मिलेगा, जो कई बार मैं कवर कर चुका हूं। मोंकी पॉक्स बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, एक पूरी वीडियो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी, तो बार बार इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसी के साथ में श्रीलंका की जो खस्ता हालत हो रखी है उसको कैसे इंप्रूव करना है, तो अभी रिसेंटली श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट श्रीलंका को मिल रहे हैं, तो उसके चलते ऐसे आर्टिकल आप लोगों को कई बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर श्रीलंका को आप लोगों को पता है नए प्रेसिडेंट मिल गए, रनिल विक्रमसिंघे। अभी यहाँ पर जो दिनेश साहब है ये अभी यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी श्रीलंका के बारे में भी। तो ये बेसिक चीजें, अभी ये सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में चलती रहेंगी, तो इग्नोर कर सकते हैं ऐसे आर्टिकल, क्योंकि रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक बार A4 साइज की सीट लो, उस पर बैठकर एक टॉपिक को तैयार कर लो, जैसे पेगासस हो गया। अगर आप लोग रेगुलर कनेक्टेड है तो आप लोग को पता है पेगासस जो है कई बार डिस्कस हो चुका है। अभी उसको आप लोग अच्छे से एक A4 साइज की सीट पर कवर कर लीजिए, फिर आगे जहाँ भी कुछ नया एडिशन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो उसमें ऐड कर दिया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर बात करें तो हमारे देश में 15वीं जो प्रेसिडेंट है वो आप लोगों को मिल गई है। लगभग 64% वोट जो है इनको रिसीव किए गए इनके द्वारा, यानी कि इनको मिली है यहाँ पर। और खासकर अगर बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे अच्छी जो बात लगी जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, ये एक टीचर है, ठीक है। और टीचर भी ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ये कई सारे सब्जेक्ट जो हैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं एकदम इनके साथ में कनेक्ट कर गया, और हमेशा से इनके द्वारा जो अपना रवैया रखा गया है वो बड़ा ही प्यारा रखा गया है, खासकर जो उन लोगों के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है, खासकर इनकी एक तरीके से एक ऐसा इंसान की हाँ एक तरीके से इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो है। और जब ये यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि MLA थी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधायक थी, उस टाइम पर यहाँ पर इनको ये नीलकंठ जो बेसिकली अवार्ड भी इनको मिला था जो बेस्ट MLA के तौर पर। और आगे चलकर अभी ये फर्स्ट ये वुमेन गवर्नर बनी थी झारखंड की, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये कि जब भी कोई ट्राइबल कम्युनिटी का कोई इशू आता था तो यहाँ पर ये कभी भी उसको लेकर झुकती नहीं थी, भले ही चाहे पावर में कोई भी क्यों ना हो, यानी कि उसमें बिल्कुल सही चीजें इनके हिसाब से होनी चाहिए। तो आप लोग बोल सकते हैं, मुझे पढ़ते पढ़ते जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ते पढ़ते APJ अब्दुल कलाम सर की याद आ गई कहीं कहीं बीच बीच में, ठीक है। वो भी हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोला करते थे। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं। उड़ीसा से ये आती हैं, इसी के साथ में यहाँ पर फर्स्ट जो ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, और इसी के साथ में सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट। और ट्राइबल कम्युनिटी से निकल कर आना और इस पोजीशन पर पहुंचना, अपने आप खुद ही सोचो आप लोग, ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बधाई दी जा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बड़ी ही एक तरीके से अच्छी बातें हैं, और इनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को इनकी बेसिक लाइफ बताऊंगा, आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा आप लोग कई सारी चीज़ें आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पर चाइना जो है बोल रहा है कि जो बाहर गए होते सारे स्टूडेंट आ जाओ भाई साहब, हम लोग नॉर्मल माहौल बना दिए हैं। तो ये चाइना के द्वारा बोली जा रही है। अभी इटली के जो पीएम हैं इटली के जो पीएम है जिनका नाम था यहाँ पर मारियो द्रागी, तो वो क्विट कर रहे हैं। यहाँ पर कोएलिशन जो है वो फेल हो रहा है, जिसकी वजह से इशू देखने को मिलेगा। और आज ही का जो एक कार्टून भी हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया, इसको देखकर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन क्या बताता है इसके बारे में। ये आज ही को लेकर है कि ट्राइबल लैंड के ऊपर कई सारे इशू चल रहे हैं और यहाँ पर ट्राइबल प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो वीडियो जो मैंने बोला है, अभी प्रेसिडेंट के बारे में बनाऊंगा, इनके बारे में एक छोटी सी, उसमें आप लोग चीज़ें समझ भी पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, बाकी यहाँ पर गोडबिया साहब मैंने बोला था कि यहाँ पर पहले अभी सिंगापुर जाएंगे, तो सिंगापुर पहुंच गए अभी यहाँ से, फिर आगे देखो इनकी जो है जर्नी कहाँ पर जाकर रुकती है। अपने देश से भागकर ये निकले थे, तो जान बचाकर यहाँ पर अभी यहाँ पर सिंगापुर में असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर वहाँ पर चीज़ें सही चलती हैं तो वहीं पर रहेंगे, वरना फिर यहाँ से इधर सऊदी अरेबिया वगैरह निकलेंगे, क्योंकि इनकी कंडीशन खराब हो रखी है आज की डेट में। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग लड़की हैं और आप लोगों को लगता है जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप लोग मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की वाइफ है, उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही एक शानदार सुलझी हुई औरत आप लोग बोल सकते हैं जिंदगी में। इनके द्वारा काफी प्रोडक्टिव काम किए गए अपनी लाइफ को लेकर। तो इनके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, द लाइट वी कैरी। तो ये आप लोग क्वेश्चन बने कल को, और वैसे भी अगर टाइम लगे तो ऐसी किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेट स्पीच को लेकर पूछ रहा है कोर्ट की आप लोगों ने क्या एक्शन लिए, तो उसी के चलते यहाँ पर आगे एडिटोरियल भी आएगा, तो फिर देख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से हेट स्पीच एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, और आज से नहीं काफी लंबे समय से चला हुआ है। ठीक है, केजरीवाल साहब जो हैं वो यहाँ पर लड़ रहे हैं कि भाई साहब मुझे सिंगापुर जाने के लिए बेसिकली रास्ता दो। इसके बारे में आप लोगों से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, कल है संडे, वो सॉरी संडे में हो सकता है, संडे में या फिर कल सैटरडे है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इनके बारे में बताऊंगा, बेसिक किस किस तरीके से चीजें फॉलो की जाती हैं, आप लोग काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी केजरीवाल साहब जो है बोल रहे हैं 300 यूनिट जो है फ्री दी जाएगी गुजरात के लोगों को। सबको पता नहीं सबको दी जाएंगी या फिर उनको दी जाएगी जिनको जरूरत है, वो तो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, जिन पे कई सारी बातें भी की जाती हैं। चलिए देखते हैं जो भी है। बाकी यहाँ पर पंजाब के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर बात चाह रहे हैं सुप्रीम एक तरीके से किसके बारे में, कि सीएम को लिखा है कि स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट है उनके लिए स्कॉलरशिप के बारे में बात की जा रही है। तो अच्छी बातें हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर कैंसिल कर दी गई एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, अगर पहले से ही जेल में जाने से पहले ही बेल ले लेना, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो ये काफी एक तरीके से जो मिनिस्टर के बेटे थे उनके लिए सोचा जा रहा था, पर लेकिन ये अभी कैंसिल कर दी गई है, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो अभी बात की जा रही है, जो भी यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए फूड की अरेंजमेंट करने की बात की जा रही है, काफी लंबे समय से इशू देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर भी बातें हैं यहाँ पर। जो बाइडन साहब जो हैं उनको अभी कोविड-19 की बीमारी है, अभी तो कंफर्म ये भी किया गया कि इनको कैंसर है, तो पता नहीं क्या क्या बीमारी है। अभी यूक्रेन जो है वो रसिया के साथ में, यूक्रेन एंड रसिया साइन ए ग्रीन डील, तो ये फिर से नॉर्मल हो रहा है और रसिया फिर से यहाँ पर जो है सप्लाई करने जा रहा है किसको, ये बेसिकली यूरोप को गैस। तो ये एक नॉर्मल होता हुआ फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि बाइडन की जो साख थी वो कहीं ना कहीं कम होती है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। नोड स्ट्रीम के ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन भी बन चुका है, आगे फिर से आएगा, फिर से डिस्कस कर लूंगा काफी डिटेल में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फेसबुक ने तालिबान के कई सारे पेज जो हैं वो यहाँ पर डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हेट स्पीच काफी ज्यादा फैलाई जाती थी, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये सुडोकू है, इसको आप लोग भर सकते हैं यहाँ पर, और ये है आप लोगों के सामने आज के जो एसएलवी कमांडो अश्वनी यादव, शानदार तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। ठीक है, आज की वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने, जो कि इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है एनोनिमिटी, एक तरीके से गुमनामी में जीना। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं कि पता नहीं क्या जिंदगी चल रही है। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है, ये है अनअपीलिंग। ठीक है, एक तरीके से जिसको अट्रैक्ट ना करे, एक तरीके से बोल सकते हैं बोस्टन, यानी कि डींगे मारना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ है नहीं। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं अपमानजनक। ठीक है, जो कि डैमेज करे काफी कुछ चीजें। स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आप लोगों को पोस्ट करूंगा, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ये था आज का डिस्कशन, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक जरूर देना। ठीक है, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।